चलिए, तो आज आपका सेट नंबर कौन सा है? ये है 35, है ना? 35 पार्ट बी। देखो, वैसे तो सभी लोगों को जानकारी है, लेकिन अगर कुछ नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा टेस्ट पेपर होता है उसके दो पार्ट्स में हम लोग आंसर्स करवाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे सेट नंबर 35 चल रहा है, तो इसकी एक वीडियो ऑलरेडी कल अपलोड जो है हो चुकी है, जिसमें आपने उत्तराखंड का सामान्य जो ज्ञान है उसको पढ़ लिया। और दूसरे वीडियो में हम लोग बात करते हैं हिंदी का, जीएस का, और जो रीजनिंग वाला पार्ट है, बेसिक कंप्यूटर के जो 4-5 क्वेश्चन है, मतलब उत्तराखंड को छोड़ के बाकी का डिस्कशन पार्ट सेकंड में आपका होता है। तो इसलिए आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पार्ट सेकंड पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे हिंदी और जीएस के जो है अन्य क्वेश्चंस पर। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, उपयुक्त वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त वाक्य में अलंकार कौन सा है? आई थिंक ये सबसे इजी सवालों में से एक होगा। देखो यहां पर आप क्या देखो कि ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें च एक वर्ण है ना, हमारे पास में एक वर्ण है, जो वर्ण कौन सा है? च वर्ण। तो इसमें यहां पर च है, ये च है, ये च है, ये च है, यानी मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां पर जो च वर्ण है, इस च वर्ण की बार बार जो है क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, बार बार इसको जो है दोहराया जा रहा है। चा वर्ण की जो है बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, यानी कि इसको दोहराया जा रहा है। ठीक है, इस चा वर्ण को बार बार दोहराया गया है। ऐसा ही अगर हम लोग देखें तो जैसे यहां पर देखो लॉ, तो इसमें देखो ये लॉ है, ये लॉ है, ये लॉ है, ये लॉ है, तो ऐसे ही लॉ वर्ण को भी जो है बार बार इसको क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं। तो जब कभी किसी भी वाक्य के भीतर हम किसी वर्ण को, मैं अगेन कह रहा हूं वर्ण, यहां पर शब्दों की बात अभी नहीं कर रहा हूं, पहले वर्ण की बात कर रहा हूं, किसी भी वर्ण को बार बार दोहराया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार आता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार आता है। तो अनुप्रास मतलब क्या है? कि वर्णों का जहां पर दोहराव हो रहा है। और ऐसे हमने बहुत सारे पढ़े थे। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं, जैसे हमने पढ़ा था मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब इसमें भी सेम है, देखो इसमें भी कौन सा अनुप्रास है? सॉरी, अलंकार है, अनुप्रास है। क्योंकि देखो म ये म शब्द की पुनरावृत्ति, यहां पे जो है स ये सा शब्द की पुनरावृत्ति, तो अलंकार कौन सा मिल जाएगा? अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल बहुअर उर्छाए, तो उसमें भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, कौन सा अलंकार है? उसमें भी जो है आपका यही अनुप्रास अलंकार है। समझ रहे हैं ना? मैं उम्मीद कर पा रहा हूं आप लोग यहां पर समझ पा रहा है। तो ये आंसर क्या आ गया? अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर आ गया। अब बाकी के 3 ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, इजी होना चाहिए। देखो यमक अलंकार मैंने कितनी बार बोल दिया कि यमक शब्द का अर्थ होता है दो, युग्म या जोड़ा, और जोड़ा का मतलब क्या होता है? हमेशा दो से। तो जहां पर क्या होगी? जहां पर कोई शब्द, अब देखो यहां मैंने वर्ण कहा था, यहां मैं शब्द कह रहा हूं, जहां पर कोई शब्द जो है ये 2 बार या 2 से अधिक बार आए, 2 बार या 2 से अधिक बार कोई शब्द आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो जाए, उसका अर्थ भी क्या हो जाए? अलग हो जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार आएगा साथियों? वहां आएगा आपका यमक अलंकार। उदाहरण के तौर पे मैंने कई बार बताया, जैसे सबसे इजी हर बार पढ़ते हैं आप लोग, कौन सा? कनक कनक ते सोगुनी, तो कनक कनक, कनक मतलब सोना और कनक मतलब धतूरा। काली घमंड, काली घटा का घमंड घटा, तो घटा 2 बार आए ना, काली घटा, घटा मतलब बादल, और घमंड घटा मतलब घटना है, कम होना। तो एक घटा का मतलब बादल, एक घटा का मतलब कम होना। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, एक बेर का अर्थ है यहां पर समय से, और दूसरे बेर का अर्थ है यहां पर फल से, कि वो 3 फल खाती है और 3 टाइम खाती है। तो इनमें कौन सा अलंकार आ रहा है साथियों? वहां पर आ रहा है आपका यमक अलंकार। उपमा अलंकार मैंने कई बार बताया है कि उपमा का अर्थ होता है किसी से आप जब तुलना करते हो, किसी तुच्छ वस्तु को किसी महान वस्तु से अगर आप तुलना कर देते हो तो वहां पर उपमा अलंकार आता है। मैंने कई दफा ऐसे नाम लिए हैं, ऐसे उदाहरण दिए। जैसे मैंने कहा था चंद्रमा सा सुंदर चेहरा,
तो चेहरे की तुलना आपने चंद्रमा से कर दी है, तो वहां पर उपमा अलंकार आता है। और उपमा के मैंने आपको भेद प्लस उपमा के अंग भी बता रखे। उपमा 3 प्रकार की होती है, मालोपमा, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। ये 3 उपमाएं मैंने आपको बताई, प्लस उपमा के 4 अंग होते हैं कि नहीं? उपमेय, उपमान, सादृश्यवाचक, जिसको सिर्फ वाचक भी कह सकते हैं आप लोग, और समान गुणधर्म है जिसको साधारण गुणधर्म कहते हैं। तो वो 4 अंग होते हैं उपमा के। और रूपक अलंकार का सामान्य अर्थ क्या है? जहां पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई दे, उपमान और उपमेय में कोई अधिक अंतर नहीं है, दोनों में समानता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार आता है? वहां आता है आपका रूपक अलंकार। जैसे क्या? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। तो जब यहां पर रूपक में चंद्र खिलौना एक साथ आ जाए, तो भाई चंद्र सा खिलौना लिखता में, तो वहां पर उपमेय अलग था और उपमान अलग था। लेकिन चंद्र खिलौना ऐसे नहीं लग रहा है एक शब्द है, जबकि इसमें एक उपमान है एक उपमेय है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रतन। और पहचान कैसे? बीच में एक हाइफन चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है। ये इसकी पहचान का एक जो है क्या होता है हमारे पास में नियम होता है। पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सारे ऑप्शंस की डिटेल्स आपको बता दी। बाकी मैं लगभग जहां जहां अलंकार के टॉपिक आते हैं, है ना, मैं कई बार क्लेम कर चुका हूं कि आज 35वां अगर सेट है, तो यानी हमने 35 बार कम से कम जो है अलंकारों के टॉपिक को डिस्कस किया है, क्योंकि हर पेपर में अलंकार जैसे शब्द आ जाते हैं। अब यहां रुकेंगे, एक और बड़ा सवाल है, बढ़िया सवाल है। सूची 1 में आप लोगों को दे रखी है क्या? जो हमारी भाषाएं हैं। और सूची 2 में दे रखी है उनकी उपबोलियों के बारे में, कि भाई किस भाषा की कौन सी जो उपबोली आती है। यही हमारा सवाल यहाँ पर आता है। अब सवाल देखो, जैसे क्या है? पश्चिमी हिंदी अवधि है नहीं है, आपने बताना है। पूर्वी हिंदी जो है एक्सक्यूज मी, सॉरी, थोड़ा सा जुकाम बुखार भी चल रहा है ना। तो पूर्वी हिंदी ब्रज भाषा है कि नहीं? राजस्थानी हिंदी की कुमाऊनी है या नहीं? पहाड़ी की मेवाती है कि नहीं? पहली बात तो देखो, जहां आपने पहाड़ी हिंदी बोला, तो पहाड़ी हिंदी में 2 चीजें आती है, या तो कुमाऊनी आती है या तो आपकी गढ़वाली आती है। मानते हो इस बात को या नहीं? तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी का हमें 3 ही ढूंढना पड़ेगा। तो जहां ऑप्शन नंबर डी का 3 नहीं हो, सबसे पहले उस ऑप्शन को क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। इजी हो गया। अब देखो 2 ही ऑप्शन है, इन 2 में से कोई एक होना चाहिए, यही हो रहा था ना। डी का क्या आना चाहिए? 1 2 3 आना चाहिए, या से नो? डी का क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, राइट। अब देखते हैं पश्चिमी हिंदी में क्या आता है जी। सर पश्चिमी हिंदी में आती है ब्रज भाषा। तो यानी जहां 1 का 2 और डी का 3 हो, जहां 1 का 2 और डी का 3 हो, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, राजस्थानी की हो गई है मेवाती, और पहाड़ी की हो गई कुमाऊनी या गढ़वाली। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या बनेगा? सी बनेगा। मैं आपको कई बार ये चीजें शायद बता भी चुका हूं, आप ध्यान से समझना कि हमारे पास में क्या आता है। सबसे पहले आती है पश्चिमी हिंदी, लॉक कर देना वरना डिस्टर्ब होगा बार बार। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है हमारे पास में? पश्चिमी हिंदी। अब इस पश्चिमी हिंदी का अगर मैं आपसे अपभ्रंश पूछूं, तो इसका अपभ्रंश कौन सा होगा? सोचो, पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है? तो यह है शौरसेनी। कौन सा है इसका? शौरसेनी। कई बार ये पूछता है, तो इसका अपभ्रंश क्या हो जाएगा? शौरसेनी हो जाएगा। और तब जाकर इस शौरसेनी अपभ्रंश की हमारे पास में क्या आती है? 5 बोलियां जो है आती हैं। सवाल ये भी तो आता है ना कि किसकी कितनी बोलियां होंगी, तो इसकी कितनी बोलियां आएंगी? 5 बोलियां आएंगी। कौन कौन सी? देखो, एक तो यहाँ ऑप्शन में ही है, यानी कि पहली बोली क्या होगी? ब्रज भाषा। दूसरी आएगी कन्नौजी। दूसरी कौन सी आएगी? कन्नौजी। तीसरी क्या आएगी? खड़ी बोली, जिसको कौरवी कहते हैं। लिखे आप? बहुत बढ़िया। तो जैसे कन्नौजी आ गई, खड़ी बोली आ गई, है ना, ब्रज भाषा है, बुंदेली है और बांगरू है। ठीक है, बुंदेली है और बांगरू है। पेपर है ना उसमें आपका, तो वो चेक कर लीजिए, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग अभी जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डन। चलिए, तो दूसरा क्या आ गया? बांगरू आ गया, राइट। हो गया, 5 लिख दे। कौन कौन सी? खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहते हैं, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। ये हो गए किसकी? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां। ऐसे ही हमारे पास में क्या है? पूर्वी हिंदी। अब मैं आपसे यूं कह दूं कि पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश क्या है। जैसे भाई पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश शौरसेनी था, तो वैसे पूर्वी हिंदी का जो अपभ्रंश है वो है अर्धमागधी। कौन सा इसका? इसका है अर्धमागधी। और जैसे शौरसेनी की 5 बोलियां पढ़ी थी, वैसे ही पूर्वी हिंदी की होती है 3 बोलियां। कितनी बोलियां? 3 बोलियां। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन से आएगी इसमें? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
और छत्तीसगढ़ी, ये तीन किस्में आ गई हैं आपकी पूर्वी हिंदी में। देन आता है राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी हिंदी का अपभ्रंश क्या होगा? अगेन सेम है जैसा कि हम लोगों ने किसमें देखा, पश्चिमी में, यानी कि इसका भी क्या है, इसका भी सौरसैनी है। राजस्थानी जो हिंदी है उसके अपभ्रंश सौरसैनी। और उपभाषाएं कितनी होगी बोलो? 4 हैं। कौन कौन सी देखो? एक तो यहां लिखी हुई है मेवाती, तो मेवाती तो नोन सा है। दूसरा है इसकी मारवाड़ी, दूसरा क्या है, मारवाड़ी, यहीं पर लिखना, यहीं पर लिख दो, मेवाती पहला हो गया, मारवाड़ी जो है दूसरा आ गया। हालांकि इनको नाम देते हैं अलग अलग, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लेंगे, इनफ है। तीसरी आती है जयपुरी, जिसको ढूंढानी भी कहते हैं, जयपुरी या ढूंढानी। तीसरी क्या है, जयपुरी, जयपुरी, इसी को ढूंढानी के नाम से भी जानते हैं, ढूंढानी, है ना। और लास्ट में आती है कौन सी, दैट इज कॉल्ड मालवी, है ना। तो लास्ट में क्या आएगी, मालवी। तो बस ये हो गया हमारे पास में 4 उपबोलियां, सारी ही बता दे रहा हूं मैं आपको उपबोलियां। अब लास्ट क्या बचा था हमारे पास में, पहाड़ी हिंदी बचा था। और पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश क्या होता है, ये भी सौरसैनी अपभ्रंश से आता है, खस जो है ना बाद में एक खस से जुड़ता है, तो सौरसैनी अपभ्रंश से फिर उसका जो है जब सब आएंगे तो खस में आएगा। और 2 ही बोलियां थी, पहली बोली हमने कुमाऊं ने लिखी थी और दूसरी बोली हमने गढ़वाली लिखी थी। ये 4 हो गया। लेकिन इनके अलावा अब लास्ट सुनो, एक और भी तो है। इसके अलावा हमारे पास में आती है बिहारी हिंदी, आती है कि नहीं? देखो क्या क्या हो गया, पश्चिमी हिंदी पहला, पूर्वी हिंदी दूसरा, राजस्थानी हिंदी तीसरा, पहाड़ी हिंदी चौथा और बिहारी हिंदी पांचवी। ये 5 ही है ना हमारे पास में मुख्य। और बिहारी हिंदी की जो है वो अपभ्रंश क्या होगा, तो इसका होगा मागधी। जैसे यहाँ अर्धमागधी था ना, तो यहाँ पर आएगा मागधी। और अगर हमसे बिहारी हिंदी की बोलियां पूछेगा कुल कितनी है, तो 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 किसके आते हैं हमारे पास में, ये तीनों आते हैं हमारे पास में, दैट इज ऑफ बिहारी हिंदी। तो प्रश्न में भले कह रहा हूं 1 लाइनर छोटा सा है, लेकिन इसके जवाब, इसके उत्तर में बहुत सारी चीजें जो है लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें जो है जानी हुई हैं। अब यहां तक की कोई बात पूछने, बताओ, यहां तक की कोई बात है तो बताओ। नहीं ना, 2 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन थे और दोनों के आंसर हमें सटीक रूप से मिल चुके हैं, इवन डिटेलिंग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलो, 3rd क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। यस, वी कैन सी दैट। इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कीजिए। चलो कर लेते हैं, और सही उत्तर दीजिए, और सही उत्तर दीजिए। कथन 1, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, यस एंड नो, आती है। विनय पत्रिका, ये भी आती है। गीतावली, ये भी आती है। और कवितावली, ये भी आती है। सही लिख रहा है, कुछ कंफ्यूजन नहीं, इजी है। दूसरा, तुलसीदास जी की भाषा ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों ही थी। तो इनके साहित्यों की जब आप भाषाएं पढ़ोगे तो कथन बिल्कुल सटीक है कि इसमें ब्रज भाषा भी है और इसमें अवधी भाषा भी है, विच मीन्स इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। तो अगर कहीं पर कथन 1 और कथन 2 दोनों सही आ जाए तो इसका राइट आंसर आप लोग वही लिखोगे। स्टिल मैं कह रहा हूं कि जहां कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी कंफ्यूजन लगे, तो आप लोग जो है पूछने के हकदार हो, आप लोग सवाल जो है पूछ सकते हैं। कुछ और बात यहां पर पूछनी है तो बताइएगा। श्योर, कंफर्म, ठीक है, इजी है। और तुलसीदास जी की रचनाएं में कितनी बार आप लोगों को सारी की सारी करवा चुका हूं। फिर वही कह रहा हूं, जो क्वेश्चन हमने 10 बार डिटेलिंग में डिस्कस किया है उस पर समय ज्यादा देके फायदा है भी नहीं। इजी क्वेश्चन। अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा ए हो, मिला के देख लेना। आ प्लस कह रहा है ए या ए, राइट, तो क्या निकलेगा, यही हमसे कह रहा है, यही हमारे पास में कह रहा है ना। अगर ये हो तो मिलाकर ए, और यदि ओ अथवा ओ हो तो इसको मिलाकर क्या होगा, या तो ओ बनेगा या तो औ बनेगा। तो दोनों को मिलाकर अगर औ हो जाता है तो उक्त कथन का आशय किस संधि से, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे बस ये जानना है कि वो कौन सी संधि है जिसमें, अब देखो क्या क्या आ रहा है, जिसमें अय और औ आ रहा है, जिसमें क्या आ रहा है, जिसमें अय और औ आ रहा है, बड़ा ए बड़ा ओ, तो उसमें कौन सी संधि होगी। तो आप इसमें से बताओ, दीर्घ होगी, गुण होगी, यण होगी या वृद्धि होगी। सवाल आसान है, वृद्धि संधि होगी। बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी आएगा, दैट इज वृद्धि संधि। कैसे समझो, दीर्घ संधि में क्या क्या लिखा था हमने, आ, ई और उ, यस एंड नो। गुण संधि में क्या पढ़ा था हमने, ए,
ओ या अर, ये पढ़ा था ना, ये तीन चीजें। यण संधि में क्या था, य, र, व, और इनसे पहला कोई अधूरा व्यंजन, इनसे पहले कोई अधूरा व्यंजन। और वृद्धि संधि में क्या आ गया हमारे पास में, ओ, सॉरी, ए और आओ, ए और आओ, ये दोनों कहां पर आ गया आपके वृद्धि संधि। और अयादि में क्या था, आय, अवि, आओ, तो वो अयादि संधि का पार्ट आ जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन है चौथा नंबर का, तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा शब्द शुद्ध है जी, शुद्ध है मतलब तीन शब्द गलत लिखे हुए और एक सही लिखा हुआ है, तो सही शब्द कौन सा है, क्या षट दर्शन होता है या षट दर्शन होता है, षट दर्शन लिखना ज्यादा उचित है ना, तो षट दर्शन तो गलत है। अनापेक्षित, क्लिष्ट या पर्यवसान, पर्यवसान, तो सही जो है वो है पर्यवसान। आप सुनो, अनापेक्षित नहीं होता साहब, ये होता है अनपेक्षित, आ की मात्रा नहीं आती, आ की मात्रा यहां पर नहीं जुड़ती है, इस बात को समझना। और क्लिष्ट नहीं, क्लिष्ट होता है, क्या होता है, क्लिष्ट। तो इसलिए जो सही है एकमात्र वो है पर्यवसान, बाकी के जो है सारे के सारे तीनों गलत जो है यहाँ पर ऑप्शन से। क्लियर हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 6, वन लाइनर क्वेश्चन है कुछ। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या आता है, अब ये आपने बताना है। शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या अंतेवासी। अंतेवासी इज द राइट आंसर, शिष्य मत कहना यहाँ पर, शिष्य मेरे ऑनलाइन वाले भी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करना हो, चाहे दूर कहीं बैठकर अध्ययन करना हो, शिष्य सभी है, स्टूडेंट सभी है। लेकिन अंतःवासी की बात करेंगे तो अंतःवासी आएगा कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ना। तो ये कुछ ऐसे सवाल हमारे पास बन जाते हैं ना। चलिए, आश्रम में रहने वाले फिर आश्रमवासी हो जाएंगे। पंडित, अलोपीदीन निम्नलिखित में से किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, ऐसे सवाल बन जाते हैं, पात्र वाले सवाल बन जाते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को ये चीज बताई, जैसे पहले भी हम लोगों ने एक दो जगह देखा था। अब कोसी के घटवारे हम लोग हैं, नमक का दारोगा है या फिर पूस की रात है। हमसे ये नहीं पूछा किसने लिखी है, लिखने में हमें पता है कि आलोपीदीन वगैरह वगैरह कोई भी नहीं, इनमें से किसी, हम ये नहीं कहेंगे कि इनमें से कोई रचना पंडित आलोपीदीन की नहीं, लेकिन एक ऐसी रचना है जिसका मुख्य पात्र मतलब मेन कैरेक्टर, हीरो, मेन जिसकी बात हो रही है उस पूरे चैप्टर में, वो कौन है, तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ओके, बाकी कोई कंफ्यूजन, चलो। सो द राइट आंसर इज नमक का दरोगा, ऑप्शन नंबर सी जो है नमक का दरोगा। किसकी रचना है पहले बताओ, हु रोट नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। ये जो दो लास्ट की कहानियां है ना, ये वाली पूस की रात और ये नमक का दरोगा, ये दोनों ही प्रेमचंद्र की हैं। और जो है पंडित आलोपीदीन की बात करें, ये नमक का दरोगा जो है इसका क्या है, एक नायक है, एक हीरो है या मेन कैरेक्टर है। अच्छा एक बार बताओ, मैंने करवा रखी है, कोसी का घटवार रचना किसकी है, शेखर जोशी, बहुत बढ़िया। तो कोसी का घटवार कौन है, शेखर जोशी है। और थोड़ा जोश जोश में फिर से बोलना कि हम लोग किसकी रचना है, ये मनोहर श्याम जोशी जी की है ना, बस ये चीज ध्यान रखना। तो ये मनोहर श्याम जोशी की, मनोहर श्याम जोशी। अब जो लोग मुझे शायद आज पहली बार सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो उनको लगेगा कि जी सर शेखर जोशी भी बताना चाहिए, मनोहर भी बताना चाहिए, प्रेमचंद भी बताने चाहिए, और मैं क्लेम करूंगा कि मैं हर क्लास में बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शेखर जोशी जो है, इनका जन्म 10 सितंबर 1932 को कहां बता रखा है, आलिया गांव में, और आलिया गांव यानी अल्मोड़ा। और इनकी आत्मकथा का ही नाम क्या है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा आलिया गांव से है ना, तो इन्होंने अपने ही गांव को आधार मानते हुए मेरा आलिया गांव, ये आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी। और बाकी रचनाओं में जैसे एक तो आपने बोल दिया कोसी के घटवार, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, बदबू, दाजू, आदमी का डर, साथ के लोग, गलता लोहा, ये सारी रचनाएं किसकी लिखी हैं, शेखर जोशी जी की रचनाएं लिखी। रही बात हमारे पास में मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म, बताओ किस ईयर में हुआ था, मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म 9 अगस्त 1933 को हुआ था अजमेर में। लेकिन रहने वाले अल्मोड़ा के थे, मूल जो इनका था, जड़ें जो इनकी थी वो अल्मोड़ा से थी। हाँ, जन्मे कहां थे, जन्मे थे ये कहां पर, दैट इज इन अजमेर। और इनकी जो कृतियां हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे आप लोगों ने ज्यादा कुछ सुना हो नहीं सुना आई डोंट नो, लेकिन आपने क्याप सुना होगा, ये कुमाऊनी क्या है, उपन्यास है, क्याप है कि नहीं, कसब, ये क्या है इनकी कुमाऊनी। और इसी क्याप के लिए इनको जो है मनोहर श्याम जोशी को 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है।
अब बताओ इससे ज्यादा क्या बताऊं और कितनी बार बताऊं, हर क्लास में बता रखा है। इनकी रचनाओं में हम लोग जैसे आपने पढ़ी लिया, साथ में बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, हरिया हरक्यूलस की कहानियां, ये जो है किसने लिखे हैं, ये सब जो है इन्हीं की जो है रचनाएं हैं। इसके अलावा गाथा है ना, कुरु कुरु स्वाहा, बातों बातों में, कक्काजी कहिन, ये मैंने कई बार आपको बताया है, ये जो है किसकी रचनाएं हैं, मनोहर जी की। और क्या है, प्रेमचंद की रचनाएं। ये क्वेश्चन मार्क आप लोगों के लिए भी कुछ रखना चाहिए। बाकी आप लोगों को पता है कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या पढ़ा है गुरुजी हमने, हम तो भूल गए। तो बेटा आप लोगों ने क्या पढ़ा है, गोदान पढ़ा है, कर्मभूमि पढ़ी है, रंगभूमि पढ़ी है, सेवा सदन पढ़ा है, निर्मला है, मानसरोवर है ना, प्रेमाश्रय, मंगलसूत्र है, पांच फूल है, संग्राम है, गबन है। तो ये सब जो है प्रेमचंद्र जी की रचनाओं का एक पूरा क्या है, खाका आता है। राइट, तो यहाँ भी आप लोगों ने अच्छे से इस सवाल का आंसर आई होप सो कर लिया है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा और जल्दी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना, दो क्वेश्चन लेके चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है। आज का अवकाश देने के अनुग्रह करें, नहीं भाई ये मजा नहीं आ रहा इसको पढ़ने का, छोड़ो। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, कृपया कृपा ये क्या बात हुई, हटाओ इसको। आज का अवकाश देने की कृपा करें, होल्ड ऑन, या कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। तो ये भाई एक सामान्य व्यक्ति जिसने ज्यादा हिंदी का भी ज्ञान नहीं लिया, वो भी आंख मूंद के बोल देगा कि बेटा ये जो आपके वाक्य हैं इनमें शुद्धि कहीं नहीं, ये वाले वाक्य में शुद्धि है, बाकी सब अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट, किस मुहावरे का गलत अर्थ है, मतलब इसमें से 3 सही और 1 गलत है। मुंह छिपाना मतलब गायब होना, कान भरना मतलब पीठ पीछे शिकायत करना, दांत काटी रोटी यानी कि गहरी दोस्ती होना, या सिर उठाना यानी कि विरोध में खड़ा होना। सोचो, बहुत आसान है। ऑप्शन सी यानी कि दांत काटी रोटी, नहीं ये गहरी दोस्ती, ठीक है। मुंह छिपाना, अब ये बताओ ये गायब होना है या लज्जित होना। जब आप शर्माते हो तो मुंह छुपाते हो कि नहीं, कुछ लोग तो ऐसे ही छिपा लेंगे, ऐसे मुंह हाथ से, कुछ लोग पल्लू में मुंह छुपा लेंगे। तो मुंह छिपाना मतलब होता है लज्जित होना, शर्माना। गायब होने के लिए नहीं कहेंगे। गायब होना तो वही बात हो गई जैसे ये तो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सिंह, तो वो अलग हो जाएगी मुहावरे का तात्पर्य। राइट, यहाँ मुंह छिपाने का मतलब गायब होने से है, नहीं यहाँ जो है लज्जित होने से है। तो गायब होना नहीं होगा, लज्जित होना होगा। मेरे अकॉर्डिंग जो मुहावरा गलत है वो पहला गलत है, बाकी के जो सारे मुहावरे हैं वो अपने आप में बिल्कुल सही है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जाओ, आराम से चल रहा हूं, डाउट होगा कहीं पर रोकेंगे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है ना। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या आता है हमसे, 10वां क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है, मतलब विलोम शब्द है, कौन सा सही है। औरस का अपोजिट जारज। अच्छा पहले सुनो, औरस का मतलब होता है जायज, जायज, और जायज मतलब क्या होता है, देखो जिस स्त्री से विवाह हुआ है उससे उत्पन्न हुआ पुत्र वो कहलाता है कौन सा, वो कहलाता है औरस। और अगर मान लीजिए किसी स्त्री से विवाह नहीं हुआ और उससे पुत्र उत्पन्न हो जाए तो आप आम अर्थों में उसको क्या कहते हैं, नाजायज कहते हैं कि ये नाजायज है ना। तो यहां पर जो नाजायज है उसके लिए शब्द आता है जारज। नाजायज जो है तो नाजायज के लिए क्या शब्द आता है, जारज। तो यानी सही जो मेल है वो ये बिल्कुल सही है कि जो है विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस, और जो है अविवाहित कन्या से या स्त्री से उत्पन्न जो होगा या किसी अन्य कन्या से तो वो होता है जारज। तो पहला कथन तो सही है और हमें सही चुनना था, बाकी सब उल्टे पुल्टे। कैसे, उद्योगी का क्या होना चाहिए था, सोचो उद्योगी का, एक बार चेक करना इधर, ये दिख रहा है, छुप तो नहीं रहा, दिख रहा है ना। हाँ, उद्योगी का क्या होना चाहिए था, अनुद्योगी। यस एंड नो, इसका अनुद्योगी होना चाहिए था। अनुद्धत का मतलब क्या होना चाहिए था, शालीन होना चाहिए था, जैसे आप लोगों बिल्कुल शालीन स्वभाव के। उच्छावास का अपोजिट क्या होना चाहिए था, उच्छावास, इसका अपोजिट जो होना चाहिए था निश्वास। क्या होना चाहिए था, निश्वास। उच्छावास का अपोजिट क्या होता है, निश्वास। और अनुच्छिष्ट का अपोजिट क्या होता है, उच्छिष्ट होता है। ये तो भाई इजी हमारे लिए, इसका अपोजिट उच्छिष्ट होता है ना। उन्मत्त, उन्मत्त का अपोजिट क्या आएगा, इसका अपोजिट आता है शांत। इसका अपोजिट क्या आता है, शांत, जैसे आप लोग बैठे रहते हो क्लास में। और विमुख का उल्टा क्या आ जाएगा, उन्मुख आ जाएगा। विमुख का उल्टा क्या हो जाएगा, उन्मुख आ जाएगा। बताओ, हमसे पूछा था एक, हमने आंसर दे दिए कितने, 3 और 3 6 7 8, ठीक है, मतलब 6 आंसर हमें मिल गए और एक आंसर हमें यहाँ ऑलरेडी मिला हुआ था।
इसलिए कह रहा हूं कि जब किसी प्रश्न पर बाल की खाल खींची जाए, ये भी देखो मुहावरा है ना, लोकोक्ति है, यानी अत्यधिक डिटेल में जाया जाए तो उसके महत्व को समझो, जो नहीं है उसको आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो जरा, कह रहा है कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? योर ऑप्शंस आर औरत, देवांगना, आराधना या पार्वती। तो नाम से और ऑप्शंस के मुताबिक सबसे इजी आसान हमारे लिए क्या पड़ रहा है कि अपर्णा जो है वो पार्वती के लिए कहते हैं। बाकी औरत हो गया, देवांगना हो गया, आराधना हो गया, तो ये तो भाई इस तरीके अलग नाम हो सकते हैं, राइट। अब इसी प्रकार से पार्वती को और क्या कह सकते हैं आप लोग? गौरी कह सकते हैं, उमा कह सकते हैं, है ना, अंबा कह सकते हैं, महेश्वरी कह सकते हैं, है ना। अगर लिखोगे तो गौरी, अंबा, उमा, महेश्वरी, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द आएंगे? देवी पार्वती के जो है पर्यायवाची आएंगे। इसी प्रकार से भवानी है, शिवानी है, रुद्राणी है, शैलना है, मेनवती है, गिरिजा है, शैलसुता है। तो ये सारे नाम किसके हैं? देवी पार्वती के हैं। पर्यायवाची शब्दों में ये सवाल ऐसे भी बन जाते हैं ना। 11वां के बाद 12वां क्वेश्चन। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही बताओ। मतलब सीधे सीधे शुद्ध वाक्य। अनुगृहित मैंने आज तक नहीं लिखा, अनुग्रहित, अनुगृही या अनुगृहित। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ये वर्तनी वाला सवाल है, तो वर्तनी आप जो है शुद्ध रूप से लिख पाओगे। ऑप्शन नंबर डी लिख लेना। बात भाववाच्य छांटिए। मैं इतनी बार बता चुका हूं, आप मेरे भाव नहीं समझ रहे हो। कितनी बार मैं आपको समझा चुका हूं कि जहां भाववाच्य पूछेगा वहां सबसे बेसिक ऐसा याद रख लिया करो कि इसमें ऐसा लगता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं। भाव में ऐसा लगता है जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं। देखो जैसे क्या, आपको पता कि तोते से उड़ा नहीं गया, ऐसा लग रहा है मैं बात कर रहा हूं कि वो तोता था, उससे उड़ा ही नहीं गया। मुझसे चला नहीं जाता, उससे उड़ा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता। ये भाव है, नहीं जाता भाव है जी अपने आप में। मुझसे चला नहीं जाता, क्यों? उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा एक भाव है, समझ लो। तो जहां पर ऐसा कुछ दिख जाए आपको कि जैसे ये लिखा है कि तोते से उड़ा नहीं जाता या उड़ा नहीं गया, तो वहां पर क्या है? वहां पर आपका भाववाच्य है। अशोक ने आइसक्रीम खाई, कतई नहीं। चोर पकड़ा गया, नहीं। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, ये नहीं। लेकिन उससे जो है उड़ा नहीं गया, उससे चला नहीं गया, उससे जो है सोया नहीं गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, वहां पर भाव होगा। जहां पर भाव की प्रधानता होती है। प्लस भाववाच्य हमेशा वहां पर होता है जहां पर कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक या अकर्मक? जहां अकर्मक क्रिया होगी। वाच्य 3 होते हैं, ये तो आपको पता है ना। कौन कौन से वाच्य होते हैं? सबसे पहले आता है कर्तृवाच्य, दूसरा आता है कर्मवाच्य, और तीसरा आता है हमारे पास में जो ऑप्शन में भी है भाववाच्य। नाम से क्लियर हो गए। जहां पर कर्ता की प्रधानता हो वहां पर होगा कर्तृवाच्य, और कर्ता की प्रधानता कहां पर होगी? जहां पर क्रिया कौन सी होगी? सर जहां पर क्रिया आकर्मक और सकर्मक कोई भी हो सकती है, कर्ता की प्रधानता होनी चाहिए, है ना। तो जहां पर कर्ता प्रधान और अकर्मक सकर्मक कोई भी क्रिया हो वहां पर कर्तृवाच्य होगा। जहां पर कर्म की प्रधानता होगी वहां पर हमेशा कर्मवाच्य होगा। और इसमें कौन सा आएगा? अकर्मक या सकर्मक? इसमें आएगा सकर्मक। और भाव में जहां पर भाव प्रधान होगा, जिसमें अकर्मक और सकर्मक नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अकर्मक क्रिया आती है, तो ये हमारे पास में भाववाच्य है। कई बार ये चीजें हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी 13 का लिख देना। मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, मुझे मिस टाइप लग रहा है जी। संबंध नहीं है। क्रिया विशेषण देखो 2 बार लिख दिया। मैं कह रहा था ना कुछ तो डाउट है। तो क्रिया विशेषण 2 बार नहीं आना चाहिए ना। तो ये विस्मयादि बोधक है। आप स्वयं से अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो सोचकर देखो इसमें क्या हो सकता है। जैसे हम शब्द लेते हैं ना, परंतु, वरना, या, किंतु, और, क्योंकि, ताकि, तो ये हमेशा आते हैं समुच्चय बोधक में। किसमें आते हैं? समुच्चय बोधक। तो कई बार ऐसे भी मिस टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, बट इसी के लिए हम लोग आंसर करवाते हैं, वरना मैं सीधे इसकी आंसर भेज देता ना आपको व्हाट्सएप के थ्रू, ऐसे नहीं चलता। ये समुच्चय बोधक है, जहां पर किंतु, परंतु, या, अथवा, है ना, ताकि, और इत्यादि आए तो वहां पर समुच्चय होता है। संबंध में नहीं होगा। संबंध में कौन कौन से आ सकते हैं? 1 2, जैसे ऊपर नीचे। मैंने कहा ना कि फ्रिज के ऊपर ये रखा हुआ है ना, या फ्रिज के नीचे ये रखा, फ्रिज के अंदर ये रखा है, तो संबंध है वहां पर, यस एंड नो। ठीक है। अब इसी तरीके से जो हमारे पास में क्या होता है? समुच्चय लोग होता है। विस्मयादि बोधक तो ठीक है, हे, अरे, है ना, अहो, छी, तो वो विस्मयादि बोधक है ना, हर्ष, आश्चर्य, दुख इत्यादि ना। तो इसका राइट आंसर समुच्चय आना चाहिए, जो ऑप्शन में है नहीं। क्वेश्चन थोड़ा गलत है वो। निम्नलिखित शब्दों में से गलत युग्म बताओ। असंगत होता है गलत। अच्छा, नाक एक रूढ़ शब्द है कि नहीं? अच्छा, रूढ़ शब्द समझते हैं आप? मैंने कहा था इसको याद ऐसे रखना, बहुत रूढ़ है, टूटता ही नहीं है, कितना भी तोड़ो टूटेगा नहीं। मतलब ये नहीं करो किसी की नाक तोड़ो, नाक मत तोड़ना किसी की। इट मींस अगर मैं इस शब्द को तोड़ दूं, नाक 2 वर्णों से बना है, ना, धन, का, अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो उसका एक अर्थ हो रहा है कि भाई हाँ एक नाक है।
लेकिन अगर मैं शब्दों को अलग अलग कर दूं तो ना और का कोई पर्टिकुलर सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है, तो वो रूड है, ये बिल्कुल अपने आप में सही है, हमें गलत चूज करना है। गोबर जो है ये क्या है, ये एक तद्भव शब्द है, सही है कि नहीं, बिल्कुल है। अच्छा चलो यहीं पर ये भी पूछ लेते हैं, तो गोबर का तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम होता है गोमय। गोबर का तत्सम क्या होता है, मतलब संस्कृत में क्या कहते थे गोबर को, गोमय कहते थे। क्या कहते थे वहां पर, गोमय कहते थे। इस बात को आप आराम से समझ लेना। फिर कह रहा है कि योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ मतलब दो शब्दों का मेल है, अगर इनको अलग करेंगे तो इनका अर्थ निकलेगा, जैसे मधुमास है, तो अगर मैं मधुमास को ब्रेक करूं, मधु प्लस मास, तो भाई मधु का मतलब ऐसे शहद भी है, और मास का मतलब महीना भी है, माह या महीना भी है कि नहीं है? तो इट मीन इसमें जब हमने शब्दों को तोड़ा तो उसके सार्थक अर्थ मिले, जहां नहीं मिलता वहां रूढ़ होता, जहां मिलता वहां योग रूढ़ होगा, पक्का। और यौगिक मतलब कमल नयन, यौगिक मतलब जहां पर है तो योग रूढ़, लेकिन उसका अर्थ जो है वो किसी थर्ड को जो है दर्शा रहा है, किसी अन्य को दर्शा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका यौगिक शब्द आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, सॉरी ऑप्शन डी गलत हो गया, ये यौगिक नहीं, कमल नयन यौगिक नहीं होगा, बल्कि ये कौन सा होगा, योग रूढ़ होगा। तो ये जो है यहाँ पर गलत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत लिख लेना, ऑप्शन नंबर डी जो है यौगिक नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, कमल नयन है ना, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यौगिक शब्द में नहीं आएगा। 16वां सवाल देखें, बताओ रुक गया, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन, इसके लिए एक शब्द दो। हाथी की पीठ पर, हाथी की पीठ पर आप बैठे ही नहीं होंगे, अभी बैठे कभी नहीं बैठे ना, मौका ही नहीं मिला होगा, अब हमें कहाँ मिलता है ऐसा मौका। किसकी पीठ पर बैठे हो, घोड़े की पीठ पर बैठे हो, है ना, या फिर जो है, अब देखो हाथी की पीठ पर बैठा जाने वाला जो आसन है, रखा जाने वाला, उसको कहते हैं हौदा। क्या कहते हैं, हौदा, ऑप्शन डी। और काठी किसके पीठ पे होता है, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, तो घोड़े की पीठ पर रखा जाने वाला जो है, जो घोड़े की पीठ पर बैठने का जो जगह है ना, जो आसन है, वो काठी है, तो काठी हो जाएगा। जीन का ऐसा भाई कोई अर्थ तो अलग से निकलेगा नहीं, तो जीन को तो आप हटाई दो। और बख्तर का मतलब होता है कवच, जो हमारा आवरण होता है ना, जो हमारा कवच होता है, उसको बख्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, बख्तर, यानी कवच जो होता है। लेकिन हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला वस्त्र वो होदा होगा, ऑप्शन डी आएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां, ये आज ही कल की क्लास में करवाया मैंने हिंदी वाले में। पहला समाचार पत्र हिंदी भाषा का पता है कौन सा था, बस बिल्कुल ठीक। और कहां से पब्लिश हुआ था, कलकत्ता से। कब पब्लिश हुआ था, 1826। दिन याद है क्योंकि जिस दिन ये पब्लिश हुआ था उसी दिन प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं, 30 मई को मनाते हैं। तो 30 मई 1826 को जो है हिंदी भाषा का पहला जो पत्र है उदंत मार्तंड, ये जो है शुरू हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्र था, वीकली निकलता था, साप्ताहिक था, और ये कलकत्ता से रिलीज हुआ था। अच्छा ये तो लिखा है कलकत्ता ना, कलकत्ता से रिलीज हुआ था। और इसके संपादक जो थे वो थे पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर जो थे वो इसके क्या थे, संपादक थे। ये आप लोगों को ध्यान रखें। हिंदी का पहला, अगर ये बोलता कि भारत का पहला समाचार पत्र, तो तब कौन सा हो जाता, बंगाल गजट हो जाता। और बंगाल गजट कब आया था, लगभग 1780, वही है। और कौन लेकर आया था, ऑगस्टस हिक्की। ऑगस्टस हिक्की उसको लेकर आया था, यस नो। तो द बंगाल जो है उसको एडवर्टाइजर के नाम से भी जानते थे, तो एडवर्टाइजर के नाम से भी वही था, कलकत्ता एडवर्टाइजर या बंगाल एडवर्टाइजर, है ना। और यही जो है आपके पास में क्या है, वो हिंदी का नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला समाचार पत्र पूछता, तो आप लोग वहां उसको लिख लेते हैं ना। चलिए खैर अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ, थोड़ा और जल्दी आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो गया इसको, बस एक सेकंड और दो भाई, आगे जी 17 हो गया था ना कंप्लीट। चलो 18 पे आओ। 18वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि भाववाचक संख्या के अंतर्गत क्या आते हैं। तो भाव क्या है, किसी के गुण किसी के दोष, उसके भाव हैं। गुण क्या है कि भाई वो ईमानदार है, वो होशियार है, होनहार है, समझदार है, ये उसके गुण हैं। और दोष क्या है, वो जो है बेईमान है। ईमानदार का उल्टा बेईमान हो गया, होशियार का उल्टा मूर्ख हो गया, तो मूर्ख भी एक क्या है बताओ, एक गुण है ना किसी का, एक भाव है किसी का। तो वहां पर जो है गुण और दोष है वो भाववाचक संज्ञा में आएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए लिख लेना। अच्छा ये बताओ पशु पक्षी किसमें आते होंगे, जैसे अगर मैं कहूँ कोआ या मैं कहूँ गाय, तो एक जाति को दर्शा रही है ना, तो यहाँ पर जाति आ जाएगी। आभूषण किसमें आएंगे, सोना चांदी, द्रव्यवाचक में। और दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, व्यक्तिवाचक। तो ये व्यक्तिवाचक है, ये आपका
द्रव्यवाचक है, ये आपका जातिवाचक है और ये आपका भाववाचक है। याद रखना संज्ञाओं के भेद में। 19वां क्वेश्चन आओ जल्दी से। राजा सेवक को कंबल देता है। अब देने की बात हो रही है, कुछ ना कुछ प्रदान किया जा रहा है। राजा सेवक को कुछ ना कुछ गिफ्ट कर रहा है जी, प्रदान कर रहा है। और जहां पर प्रदान करने के लिए को सिंबल आ जाए तो वहां पर हमेशा क्या होगा, संप्रदान होगा। समझना इस बात को ध्यान से। अब वैसे तो आप बोलेंगे सर कर्ता ने कर्म को, तो क्या हम कर्म कारक लिख लें ना? कर्म में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से। लेकिन यहां पर सवाल क्या हो रहा है, यहां पर जो है कुछ चीज देने की बारी आती है और जहां पर प्रदान करने के लिए राजा ने सेवक को कंबल दिए, देने की बात चल रहा है। तो यहां पर कौन सा कारक आएगा, संप्रदान कारक आएगा। और कई बार बता चुका है ना, देखो आपने पढ़ता है कि कर्ता का सिंबल क्या है, नहीं। कर्म का सिंबल क्या है, को। संबंध तो खैर आपको पता है, काके की रारेरी। कर्ता ने कर्म को, करण के लिए बताओ क्या आएगा, से या के द्वारा। संप्रदान को या के लिए, ये तो हम लोगों ने लिख ही दिया और ऑलमोस्ट जो है को या के लिए। अपादान से अलग होने का भाव। संबंध में काकी के रारी दे, ये तो आपको बताया। अधिकरण में पर या पे भी कहते हैं ना कि उस पे ये रखा हुआ है। और लास्ट में संबोधन यानी हे, अरे, ओ, अजी इत्यादि। तो ये इजी है आप लोगों के लिए, है ना। तो कारक चिन्हों में, कारक विभक्तियों में राइट आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन आओ हिंदी का। युयुत्सु शब्द का क्या अर्थ है, युद्ध करने का इच्छुक, दूसरों को हंसाने वाला, सदा अमर रहने वाला, या लड़ाई में शहीद हो जाने वाला। तो युयुत्सु क्या होगा, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए लिखना है इसका। दूसरों को हंसाने वाला क्या कहलाता है, विदूषक कहलाता है, यह कपिल शर्मा कहला जाएगा, तो विदूषक है। सदा अमर रहने वाला, शाश्वत होता है, अमर होता है, शाश्वत है। और लड़ाई में शहीद होने वाले के लिए तो क्या शब्द ही शहीद है, तो इसमें क्या ही मैं अलग बोलूं। तो ये हिंदी के स्टार्टिंग के क्या है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और आज थोड़ा सा हिंदी का सेशन ज्यादा चला है, ज्यादा नहीं मतलब 8-7 मिनट ज्यादा चला है, बिकॉज ऑफ आज क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा डिटेल थे और ज्यादा मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। तो ये आपके हिंदी के पहले तो हो गए कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं जी अपने जीएस वाले पार्ट पे। जीएस देखा मैंने, अच्छा था, बहुत इजी भी नहीं कहूंगा लेकिन बहुत टफ भी नहीं था। और इन क्वेश्चन की शुरुआत हमारी जीएस की कहां से होगी, क्वेश्चन नंबर 61 से होगी, आई गेस सो राइट। 60 तक सर ने करवा दिए होंगे, 61 से मेरा काम है जी। जल्दी चलते हैं इस पे ताकि हम लोग अच्छे से प्रश्नों को जान सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखो जी, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है, सही है कि नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो नालियां होती थी वो सील्ड होती थी, मतलब ढकी हुई होती थी, उन्नत प्रकार की जो है इनका ड्रेनेज पैटर्न होता है। हर घर से छोटी छोटी नालियां आती थी और बाद में बड़े से नाले में जा गिरती थी, जिसका काम अब हो रहा है देहरादून में। वो सड़कें, वो गड्ढे अभी तक नहीं भरे गए, तो वो वहां पर ऑलरेडी था। यहाँ का ट्रेड जो था, व्यापार और यहाँ का जो वाणिज्य था वो बहुत एक्सपर्ट थे, उन्नत थे, एक्सेलेंट था, बढ़िया था। तो ये बात भी सही है भाई, ट्रेड इनका भारत से बाहर भी होता था। दिलमून बंदरगाह, बहरीन बंदरगाह, माकन बंदरगाह, यहाँ से लोग करते थे बाहरी देशों के साथ व्यापार। बाहरी देशों में मिसोपोटामिया, पर्सिया यानी फारस जिसको हम लोग आज कहते हैं, इजिप्ट तक, चाइना तक इन लोगों के ट्रेड रिलेशंस होते थे। बिल्कुल था, इनका क्यों नहीं था। मदर गॉडेस वाज वर्शिप्ड, मातृ देवियों की पूजा होती थी, ये कोई पूछने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो इंडस सोसाइटी थी वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मातृशक्तियां उसमें जो है मुख्य भूमिका निभाती थी। वहां पर माताएं कहती थी कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, महिलाओं ने जो कह दिया वही होना था। बाद में उत्तर वैदिक काल में पैट्रियार्कल सोसाइटी आ गई थी, पितृसत्तात्मक पितृ प्रधान समाज आ गया था। 3 सही है तो ऑब्वियस बात में चौथा पढ़ू ही क्यों, गलत पिक करना था तो गलत लिखा होगा कन्फर्म्ड। क्या इंडस पीपल लोहे से फेमिलियर थे? अरे भाई साहब, लोहे की शुरुआत भारत में कब हुई? लोहे की शुरुआत 1000 BC में होती है जी भारत में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन हम कहां से पढ़ते हैं, 2350 BC से लेकर लगभग 1750 BC पढ़ते हैं। मैं कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी वाला टाइम फेज बता रहा हूं। तो कहां 2300 और कहां 1000। लोहे की शुरुआत यहां से हुई थी वैदिक काल में, और इस समय इसको श्याम अयस, लोहे को क्या कहते थे उस समय, श्याम अयस, आयस या कृष्ण अयस के नाम से जानते थे। तो ये तो लोहा बहुत दूर की बात है जी, लोहा नहीं था इस समय इंडस वैली में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम पता क्या है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो आप ब्रॉन्ज का यानी कि कांसे का इस्तेमाल ज्यादा होता था, इस बात को समझना। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी और देश की पहली नगरीय सभ्यता भी उसी को कहते थे। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। 62nd क्वेश्चन पे आओ। हु बिल्ट द मंडप टेम्पल्स एंड चैरेट टेम्पल्स सप्त पैगोडा ऑफ मामल्लपुरम, महाबलीपुरम या मामल्लपुरम उसी को कहते हैं, राइट।
तो मामल्लपुरम के, महाबलीपुरम के मंडप मंदिरों को और रथ मंदिरों को, जिनमें 7 रथ हैं, सप्त पैगोडा उनको कहते हैं, इनका निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे साथी समझो, ये बनवाया था नरसिंह वर्मन ने। लेकिन कंफ्यूजन ये कि कौन सा नरसिंह वर्मन है, ये फर्स्ट है या सेकंड है? तो ये नरसिंह वर्मन सेकंड था। दूसरी बात, यूं भी कई बार सवाल बन सकेगा या शायद बना भी है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था ये किस राजवंश से आता था? तो आप बताओ कौन से राजवंश से आते थे? सोचो, ये थे पल्लव राजवंश के। कौन से राजवंश के? पल्लव राजवंश के। और जो सप्त पैगोडास की मैं बात कर रहा हूं ना, देखो 7 मंदिर, 7 का नाम नहीं लिखा रहा हूं, 2-3 नाम। एक तो इसमें देखो कौन सा रथ था, सबसे पहला धर्मराज रथ। और धर्मराज कौन थे? युधिष्ठिर थे ना, धर्मराज युधिष्ठिर, पांडवों के सबसे बड़े भाई, वही तो थे धर्मराज युधिष्ठिर। तो इसलिए इसको धर्मराज रथ, ये युधिष्ठिर रथ भी कहते हैं। दूसरे सबसे बड़े धनुर्धारी अर्जुन, तो दूसरे रथ का नाम इन्हीं के नाम से था, अर्जुन रथ। तीसरे जायंट हमारे भीम, तो तीसरे रथ का ही नाम क्या था? भीम रथ के नाम से होता था। यहां पर एक गणेश रथ है, यहां पर एक द्रौपदी, यहां पर एक द्रौपदी रथ है, द्रौपदी रथ है यहां पर। तो ये मतलब कुछ रथास होते थे, ऐसे 7 रथों को बनाया गया है। और ये 7 रथ जो है ना मेरे साथियों, इन 7 रथों को या इन सप्त पैगोडास को या मामल्लपुरम को ही कह लेता हूं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1984 में जगह मिली है। 1984 में ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल हो चुके हैं। 1984 में, आई रिपीट द लाइन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो ये है। और यही मामल्लपुरम में एक और प्रसिद्ध मंदिर जो है उसको कहते हैं शौर मंदिर। तो यहीं पर क्या है? शौर टेम्पल है। यहीं पर जो है शौर मंदिर या शौर टेम्पल जो है वो वहीं पर आता है। कहाँ? मामल्लपुरम में। इसकी भी जो है अपनी महत्वपूर्ण विशेषताएं आती हैं। तो जब भी आपसे सप्त पैगोडास की बात आएगी तो आप कहाँ चले जाओगे? पल्लव राजवंश पे चले जाओगे। अब एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, एटलीस्ट ऑनलाइन जो मुझे दिख रहे हैं, कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे और पल्लवों की राजधानी कहां होती थी? सही सही बताना, ठीक है? पल्लवों की राजधानी। मन तो बहुत कर रहा है बता दूं, लेकिन क्या कर रहे हैं, प्रश्न भी पूछना होता ना। जिसने बचा दिया उसको मैं वहां से लाई हुई प्रसिद्ध साड़ी गिफ्ट करूंगा, फीमेल हुई तो, और मेल हुआ तो उसको भी दे दूंगा, अपनी फीमेल को दे देगा। अब समझिए ना कौन सी साड़ियां प्रसिद्ध हैं, बता दो हिंट। कांचीपुरम, तो कांची में थी। बाकी आप बताओगे संस्थापक कौन थे, राइट? चलिए, अ ब्रिटिश सिटीजन लिविंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम, मान लीजिए कोई विदेशी, ब्रिटिश भी छोड़ो, मैं कह रहा हूं कोई भी विदेशी, कोई भी फॉरेनर है जो भारत में आ रखा है, वो भारत में कौन सा राइट पर अपना क्लेम नहीं करेगा? एंड योर ऑप्शंस आर राइट टू फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। पहले बताओ ये किस अनुच्छेद की लाइन है? कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता होगी? 19 में लिखा है, बहुत बढ़िया। तो ये आर्टिकल 19 में लिखा है जी, गुड। 19 का भी जब अब मैं बहुत डिटेल जाऊंगा तो एक में क्या है? ए मतलब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी मतलब असेंबल, सी मतलब क्रिएट और फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, डी मतलब मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ABCD ई में क्या है? सेटल होना। फिर एफ हट गया था, जी। तो ये जो है ना जी आपके पास में, ये अनुच्छेद 19(1) का जी है। समझ में आ गया जी? ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, यानी कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 14। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आर्टिकल 21, याद नहीं करते हैं आप लोग। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आर्टिकल 25। अब बोल रहा है कि इनमें से 3 विदेशों को है, एक नहीं। तो समझना, जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ोगे ना तो अनुच्छेद 25 में एक शब्द लिखा होगा पर्सन, और जहां शब्द पर्सन लिखा है वहां विदेशी होता है इंक्लूड। तो यहां भी पर्सन है, मतलब ये है विदेशी को। अनुच्छेद 21 का बताओ क्या लिखा है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। वहां भी पर्सन लिखा है, विच मीन्स ये भी अंग्रेजों के लिए है भाई, क्यों नहीं है? और अनुच्छेद 14 में राइट टू इक्वालिटी, यहां भी लिखा है कि किसी भी पर्सन को, तो यहां भी पर्सन शब्द का इस्तेमाल है, यह भी विदेशी के लिए है। लेकिन अनुच्छेद 19 में लिखा है द सिटीजन ऑफ इंडिया, और सिटीजन में विदेशी शामिल नहीं होता। तो अनुच्छेद 19 के अधिकार जो है वो विदेशियों को नहीं मिलते हैं। इसका राइट आंसर ये, मतलब जो विदेशी को नहीं है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं विदेशियों को और कौन से नहीं है वो समझो। जो नहीं है विदेशियों को, अनुच्छेद 15 नहीं है, अनुच्छेद 16 नहीं है, अनुच्छेद 19 नहीं है, अनुच्छेद 29 नहीं है, अनुच्छेद 30 नहीं है। ये आर्टिकल्स नहीं है विदेशों को, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के आर्टिकल्स हैं। इस लाइन को आप जो है आज रट लो, गांठ बांध लो इस लाइन को।
इस लाइन को नहीं भूलना जी कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ इंडियन सिटीजन के पास है, किसी भी विदेशी के पास में नहीं। इस बात को आप लोग समझोगे। क्लियर है? मन तो बहुत है और कुछ बताऊं, लेकिन क्या करें, हम लोग बंधे हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, क्या ये कोई विदेशी बन सकता है? नहीं बन सकता, सिर्फ भारत का नागरिक बनेगा। आप इस बात को ध्यान रखना। 64वें क्वेश्चन पे आओ। Which one of the following is not the function of the Comptroller and Auditor General of India? And Comptroller and Auditor General of India को क्या कहते हैं आप लोग? CAG कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। CAG साहब जो हमारे होते हैं, क्वेश्चन अभी पढ़ रहा हूं, CAG जो होते हैं इनको पता क्या बोलते हैं हम लोग? इनको कहते हैं गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, जनता के बटुए का संरक्षक। ही इज कॉल्ड द वॉच डॉग, सजग प्रहरी की भूमिका निभाते हैं हमारे कौन? CAG। अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 में संविधान के भाग 5 में CAG के बारे में व्यवस्थाएं की गई। CAG की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, इस बात को भी चलो आप बांध लो। अब इसके बाद आते हैं कि क्या हमसे पूछ रहा है कि इसके काम में क्या नहीं आता है, इसका काम क्या नहीं है? आकस्मिकता, निधियों और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार के लेन देन की परीक्षा करना, यह आता है। रक्षा लेखाओं का संकलन करना, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं का परीक्षण करना, या फिर जो है राज्यों के लेखाओं का। तो लेखा जहां भी है वो तो होगा, लेखा जहां भी है वो भी होगा, लेकिन डिफेंस को लेकर या रक्षा को लेकर CAG के पास कोई भी पावर नहीं है। तो हमसे यही पूछा था कि कौन सा काम नहीं है, कौन सी इसकी पावर नहीं है? तो CAG की कौन सी पावर नहीं है? B नहीं है। और बाकी CAG का क्या अर्थ हो सकता है वो मैंने आपको बताने का प्रयास ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 65, थोड़ा और अच्छे से बढ़िया ढंग से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। डाउट होगा कहीं, रोकेंगे, पूछेंगे। आप लोगों ने भाई PAC का नाम सुना है, पब्लिक अकाउंट कमेटी? अच्छा क्या है, सीक्वेंस में क्वेश्चन कैसा है? पहले CAG फिर PAC। CAG जो रिपोर्ट बनाता है ना, कैग जो भी रिपोर्ट बनाता है ऑडिट से, लेखाओं की जो भी रिपोर्ट बनाता है CAG, तो वो CAG अपनी रिपोर्ट सौंपता है, केंद्र की रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को, और राज्यों की रिपोर्ट सौंपता है राज्यपाल को। और तब राष्ट्रपति उस CAG की रिपोर्ट को संसद में रखवाता है, किसके पास? पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास। और PAC का अगर काम पूछेगा कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो उसका काम है टू रिव्यू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ CAG। जो हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है, उसको समीक्षा देने का काम करती है लोकलेखा समिति। ये एक संसदीय समिति है, एक पार्लियामेंट्री समिति है। और इस पार्लियामेंट्री समिति का गठन कब हुआ था मेरे साथियों? PAC का गठन हुआ था 1921 में, लेकिन किस एक्ट के भीतर? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के भीतर इसका गठन हुआ। जब इसका गठन हुआ तो इसमें टोटल मेंबर्स रखे गए 22, और 22 सदस्यों का क्लासिफिकेशन हुआ कि 15 सदस्य आएंगे लोकसभा से और 7 सदस्य आएंगे राज्यसभा से। और शायद क्वेश्चन भी यही है कि 15 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा, टोटल करेंगे तो 22 सदस्य, यही होते हैं PAC। PAC में कभी भी कोई मंत्री सदस्य नहीं होता, सिर्फ जो है बाकी सदस्य होंगे, मंत्री कोई भी नहीं होगा। हर साल PAC का गठन होता है, एनुअल जो है ये क्या है, बॉडी है, हर साल इसका गठन किया जाएगा। और क्या बचा? इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा करवाया जाता है। ये चीज याद रखना, इन्हीं 22 में से कोई एक सदस्य चुना जाएगा इसका हेड, लेकिन बाई लोकसभा स्पीकर। अच्छा सवाल था, बढ़िया था PAC को लेकर, है ना। हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटीज दो तरीके की होती हैं, सॉरी, एक होता है परमानेंट, जो मैंने PAC कहा, या पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी आता है, या एस्टिमेट कमेटी आता है, या डिपार्टमेंटल कमेटीज आती है, तो वो हर साल बनती है। और एक आती है एडहॉक कमेटीज। एडहॉक मतलब जो किसी विशेष काम के लिए बनाई जाती है, कोई विशेष काम है तो बना दो, बाद में उसको हटा दो। तो वो दो तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है। अब देखो जी, आपने नाम सुना है किसका? आपने नाम सुना है सिडबी का। सिडबी बोलूं ना मैं इसको शॉर्ट में, SIDBI, यही तो सिडबी। पूरा फॉर्म क्या है इसका? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिडबी। तो अब कह रहा है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? एंड योर ऑप्शंस आर अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई एंड लखनऊ। तो मैं लख बार आपको बता चुका हूं, इसमें याद रखना, लख टाइम बता चुका हूं। नाउ वंस अगेन एक बार फिर बता रहा हूं कि इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा लखनऊ। कब गठन हुआ था इसका? सर इसका गठन हुआ था 1990 में 2 अप्रैल।
तो 2 अप्रैल 1990 को क्या बना है आपका, ये बना है जी इडबी। और इसके जो है, सॉरी सिडबी नॉट इडबी, और इसके जो है वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, चेयरमैन एंड एमडी एट प्रेजेंट जो है वो कौन है, वो जो है मनोज मित्तल जी हैं। तो मनोज मित्तल अभी इसके एमडी हैं, सीईओ हैं। तो वहां पर आप लोगों को ये भी एक और प्रश्न मिल जाता है ना। तो बैंकों से जुड़े हुए प्रश्न भी आप लोगों को मिल जाते हैं। आई रियली होप यहाँ तक की कोई भी बात आपको ज्यादा परेशान करेगी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, रेपो रेट क्या है। गाइस सीधी बात है जी, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैंने भी पढ़ाई है, वैसे भी पढ़ी होगी। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये आप लोग दो टर्म्स पढ़ते हो। रेपो रेट का मतलब ये है कि वो दर जिस पर आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को लोन दिया जाता है, मेरे शब्द भारी हैं समझना। ये वो रेट है आरबीआई के द्वारा जहां पर लोन दिया जा रहा है कॉमर्शियल बैंक्स को, यानी कि वाणिज्यिक बैंक्स को। और बदले में ये जो वाणिज्यिक बैंक्स है ना, ये आरबीआई के पास जमा कराते हैं सिक्योरिटीज, कोलैटरल, जिसको हम लोग कहते हैं एज सिक्योरिटी कोलैटरल जमा करवाते हैं। तो रेपो दर कौन सी दर होगी, जो आरबीआई बैंकों को दे रहा है, ये हो गया रेपो। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आरबीआई को बैंकों से पैसा लेना पड़े। अब ये मत कहना आरबीआई तो पैसा छापता है, वो जितनी मर्जी छापे, ऐसा नहीं चलता। मान लो मैं आरबीआई हूं, ये कमर्शियल बैंक है, अगर इन्होंने मुझसे लोन लिया है और मैंने कहा जी आपको 2% ब्याज पे वापस देना पड़ेगा, तो वो रेपो की दर है। और जब मान लीजिए आप मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, तो वो रिवर्स रेपो रेट हो गया। जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, तो से और को दोनों में अंतर है, को लोन देता था तो वो क्या था, बैंक, वहां पर कौन सा हो जाएगा, रेपो रेट आ जाएगा। ऐसे बैंक रेट आता है, बेस रेट आता है, ठीक है। ऐसे जो है हमारे पास में एसएलआर आता है ना, तो वो अभी नहीं हम लोग जा सकते, सीआरआर आता है, लाइक दैट, तो वो भी आप लोग ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या निकला इसका, आरबीआई के द्वारा दिया जा रहा है ना, तो बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपए उधार लेना, तो वही है, आरबीआई से उधार ले रहे हैं ना बैंक, तो ये इसका राइट आंसर आएगा बी। राइट आंसर क्या आएगा, बी। पढ़ लो अच्छे से, सरकारी प्रतिभूतियां नहीं बेचेगा, ये बी वाला सही है, ऑप्शन नंबर, द रेट एट विच बैंक्स बोरो, बैंक पैसा ले रहे हैं फ्रॉम द आरबीआई। पहला एशियन इकोनॉमिस्ट जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, एंड ही वाज अमर्त्य सेन साहब। और व्हाट ही रोट, उन्होंने क्या क्या लिखा है, तो एक्चुअली बात करूं, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ये इनकी बुक है। पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ये भी इनकी बुक है। इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, ये भी इनकी बुक है। तो इट मींस कि अमर्त्य सेन जी का नाम जुड़ेगा ऑल ऑफ द अबव से। दूसरी बात, अमर्त्य सेन का नाम हमेशा आता है एचडीआई के साथ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब बना था, 1990 में। किसने बनाया था, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था महबूब उल हक। तो उसके सहयोग को किया था किसने, अमर्त्य सेन जी ने। और अमर्त्य सेन जी ने जो है, उन्होंने जो है एचडीआई, राइट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसको भी क्या किया था, पब्लिश किया था, वही अमर्त्य सेन की हम लोग बात करें। डी ऑप्शन इसका राइट लगना। 68 69 पे आओ। लो जी, कितना अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, कितनी बार पढ़ाऊं बताओ, हर बार बता चुका हूं कि कौन कौन सी रॉक्स कैसे कैसी होती हैं। अब हमसे एक तरफ दे रहा है टाइप्स ऑफ रॉक्स और दूसरी तरफ दे रहा है उसके उदाहरण। अच्छा, इसमें से आप 110% श्योर हो जाओ तो थोड़ा कि वो कौन सा है, जो देखो जैसे बॉक्साइट है तो नॉन फेरस है, यानी कि सी का 3 होना बहुत जरूरी है। सी का 3 होना जरूरी है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। पहले तो मैं इसको जो है यहां से एलिमिनेट कर लेता हूं, यहां से मैं हटा देता हूं। पहली बात आप लोग यूं समझ लोगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, या मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका कोई भी सवाल गलत होने से रहा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप समझते हैं। अब सवाल है कि स्लेट क्या है जी। देखो स्लेट जो है ना, इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक मतलब कोई एक रॉक थी, चाहे वो इग्नेस रही हो चाहे वो सेडिमेंट्री रही हो, अब उसने अपना रूपांतरण कर लिया है, उसने अपना कैरेक्टर ही बदल दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दिया, और अब वो किसके रूप में जो है कन्वर्ट हो गई, अब वो मेटामॉर्फिक हो गई। सवाल ये है कि ये जो स्लेट बनती किससे, तो स्लेट बनती है शैल से। किससे बनती है, शैल से। तो ये मेटामॉर्फिक है, यानी कि 1 का 2 होना चाहिए था, और जो है सी का 3 होना चाहिए था। तो 1 का 2 और सी का 3 बस इसमें है, यहाँ 1 का 4 है, गलत हो जाएगा। विच मीन्स कि लिग्नाइट क्या है, लिग्नाइट एक सेडिमेंट्री रॉक है, बॉक्साइट क्या है, नॉन फेरस है, और ग्रेनाइट क्या हो जाएगा हमारे पास में, इग्नियस रॉक हो जाएगा, या आग्नेय चट्टान हो जाएगा। ये इसका सही जो है क्रम हमारे पास में आ जाता है।
अब आप लोग स्वयं से बताओ मेरे प्यारे साथियों मित्रों, यहां पर आपको सच में बहुत बड़ी कोई कंफ्यूजन लग रही है या आप इस सवाल को सॉल्व कर सकने के पक्षधर हैं कि लो जी हमने सॉल्व कर लिया, इजी। ठीक है भाई, ये समझना पड़ेगा बार बार में, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका डन, राइट आंसर मिल गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही नहीं है? गोबी डेजर्ट कहां पर है? चाइना और मंगोलिया के बीच में, और कोल्ड डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट कैसा डेजर्ट है? ठंडा, शुष्क मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है ना, गर्म नहीं है। तो ये कोल्ड डेजर्ट है। हमसे गलत पूछ रहा, तो ये तो सही है, ये तो सही है। कालाहारी डेजर्ट जो है बोट्सवाना, बोट्सवाना कहां पर है जगह? मैप देखो ना, ये देखो, इधर चीटिंग भी तो कर लिया करो कभी, ये देखो अफ्रीका में, तो ये रहा बोट्सवाना। तो बोट्सवाना के पास में कालाहारी डेजर्ट है, ये कथन भी सही है। और कालाहारी डेजर्ट कैसा है, ठंडा या गर्म? काला है तो काला कौन होता है? जो ज्यादा सिकता है, ज्यादा तपता है धूप में, तो काला मतलब गर्म, हॉट। तो यानी कि ये भी क्या है, ये भी हॉट है। और ये पहले वाला कोल्ड डेजर्ट था, होल्ड ऑन। अब आते हैं हम लोग आटाकामा डेजर्ट पे। ये कहां पर पड़ता है? चाइल में पड़ता है। वो चिल्ली देखो उधर है, चाइल है ना, चिल्ली है ना, ये दिख रहा है, देखो मिर्च की तरह भी है, ये रहा चिल्ली यहाँ, है ना। और ये कैसा है? ये भी हॉट नहीं, ये भी कैसा है, कोल्ड है। ये ठंडा मरुस्थल आएगा, है ना। अटाकामा मरुस्थल जो है हमेशा ठंडा मरुस्थल के रूप में आएगा। तो ये जो है ये भी ठीक है। लेकिन जो मोजैब है, तो मोजैब मैक्सिको में नहीं है जी, बल्कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, कैलिफोर्निया के पास में। देखो ये है जी अंतर, ये नीचे ये मैक्सिको रह गया, ये ऊपर हमारा यूएसए वाला पार्ट रह गया। तो ये कैलिफोर्निया यूएसए में है, मैक्सिको में नहीं। तो गलत हमें पिक करना था, तो गलत क्या आ गया हमारे पास में? ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो मोजैब जो है वो नहीं है ना। इस बात को आप लोग जो है अच्छे से भली भांति जो है समझ लीजिए, परख लीजिए, जांच लीजिए। और स्टिल कंफ्यूजन, क्वेश्चन इन ऑल कुछ भी होता है, देन फील फ्री टू आस्क। अब आओ मेरे प्यारे साथियों, एक और अच्छे सवाल की ओर अग्रसर हो जाइए, है ना। डी ऑप्शन लिख लेना। 71st, कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है? ये है गल्फ स्ट्रीम। अच्छा, मिस टाइप हो रहा है, ये गल्फ है, मल्फ नहीं। ये गल्फ है, ये जी होना चाहिए, एम नहीं, GUL। तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, गल्फ स्ट्रीम। आप लोग बता दें, मैं पेपर सॉल्व करते थे, क्योंकि इतनी बारीकी तो मेरे ध्यान में जाता नहीं, जब पेपर चेक करता हूँ आप बताया करो ना, कहीं पर मिसटाइप होता तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये सही आंसर आएगा इसका, कि ये क्या है, ये महासागरीय जलधारा है जो यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है। अब एक सवाल पूछूं, गल्फ स्ट्रीम जो है वो कौन से सागर में बनती है? आई मीन टू से, ये पैसिफिक ओशन में बनेगी, ये अटलांटिक ओशन में बनेगी, या ये इंडियन ओशन में बनेगी? अब यूरोप है तो समझो, यूरोप है, देख लो वहां चीटिंग करो, उधर है। यूरोप के बगल में कौन सा दिख रहा है आपको? अटलांटिक सागर दिख रहा है। तो जो गल्फ स्ट्रीम आपको मिलेगी ये अटलांटिक में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? अटलांटिक में मिलेगी। एक और सवाल पूछ लेता हूं। अभी जो गल्फ स्ट्रीम है, स्ट्रीम दो तरीके की होती है, या तो वार्म होंगी, या तो कोल्ड होंगी, या तो ठंडी होंगी, या तो गर्म होगी। तो गल्फ स्ट्रीम कैसी है, ठंडी है या गर्म है? गर्म है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म है। और कहां पर? अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में जो गर्म है ना, उसमें एक तो गल्फ स्ट्रीम आता है, दूसरा ब्राजील स्ट्रीम आती है, ब्राजील करंट आता है, और तीसरा जो है नॉर्वेजियन स्ट्रीम आती है। तो नॉर्वेजियन, ब्राजील और गल्फ, ये तीनों गर्म जो है करंट है कहां पर? दैट इज इन अटलांटिक ओशन। सेम उसी अटलांटिक ओशन में ठंडी जल धाराओं में जाएंगे तो लेब्राडोर ठंडी है, कैनारी ठंडी है, ये कैनारी भी ठंडी है, उसी में है ना, कहां पर? दैट इज इन अटलांटिक ओशन। बेंगुएला ये भी उसी में है, और ये भी ठंडी है। कैनारी हो गया, बेंगुएला हो गया, ये ठंडी स्ट्रीम्स आती है। लेब्राडोर हो गया, ये ठंडी स्ट्रीम आती है वहीं पर, कहां? दैट इज इन अटलांटिक ओशन। और अगर पैसिफिक पूछते तो पैसिफिक में गर्म में जो है सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास में कौन सा? अलास्का, या फिर जो है क्यूरोशियो, या जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, या ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो आता था, तब हम लोग पैसिफिक ओशन में जाते। पैसिफिक ओशन में अगर हमसे ठंडा पूछता तो नॉर्थ पैसिफिक आ जाता, कैलिफोर्नियन आ जाती, पेरू, या जिसको हम्बोल्ट भी कहते हैं, पेरू आ जाती, ओयोशियो आ जाती वहां पर, राइट। और इंडियन ओशन में ठंडी पूछेंगे तो ज्यादा नहीं है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है, नॉर्थ इंडियन है, और सोमाली है। और गर्म इंडियन ओशन में पूछेंगे तो अगुलास और मोजाम्बिक जो मेन है। तो ये करंट इस तरीके से भी आ जाते हैं हमारे पास में कई बार टॉपिक्स के भीतर। राइट आंसर सी है, गल्फ स्ट्रीम। मैच करो जी। अच्छा, ये दर्रे हैं, दर्श नहीं। अब देखो टाइपिस्ट से भी और मेरी भी दोनों की गलतियां हैं, मैं उनको क्यों बोलूं अकेले, मुझे चेक करना चाहिए था। ये दर्रा है, तो दर्रा जाओगे और दर्शन मत लिखना है, पास लिखना है ना। अच्छा, नाथुला कहां पर है? सर नाथुला हमारे टाइम में सिक्किम और तिब्बत के बीच होता था। तो क्या कहीं किसी ऑप्शन में सिक्किम है? किसमें है? 3 में। तो यानी कि इसका 1 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, तो पहले का 3 होगा, 3 2 जगह रुक जाते हैं। बॉमडिला कहां पर है? बॉमडिला, सर ये अरुणाचल प्रदेश है और ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है।
तो बी का अरुणा मतलब बी का 1 होना चाहिए। तो 1 का 3 और बी का 1 आंसर हमारे सम्मुख है, यानी ऑप्शन नंबर सी में जो टुजू लिख रहा है, तो टुजू कहां पर है, दैट इज इन मणिपुर। और जो शिपकी पूछ रहा है, तो शिपकी कहां पर है, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इसका क्या बन रहा है, 3, 1, 2 और 4 बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। खुद देखो जी, इतना आसान भी नहीं है पेपर और बहुत टफ भी नहीं, थोड़ा सोचने में ज्यादा है। नेशनल पार्क्स आपसे करवाए हैं, सभी नेशनल पार्क्स की मैंने आपको लिस्ट बोली थी लिखने को, मेन सभी नहीं है ना, 107 कौन लिखेगा, मेन लिस्ट बोली थी लिखने के लिए। अब वो कौन कौन से कहां कहां पर है वो देखते हैं। पहले का राइट आंसर, ठीक है, देखो बांदीपुर नेशनल पार्क कहां जाएगा, ये आएगा हमारा कर्नाटक में, तो पहले का 4, पहले का 4 जानी हटाओ, अब इन दोनों में से एक है। बुक्सा कहां है, करेक्शन, बुक्सा कहां है, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, तो दूसरा आएगा 3, दोनों जगह है, होल्ड। माउंट आबू कहां है आपका, राजस्थान, ठीक है, यानी कि 4, 3 के बाद 1 आएगा। और फिर बचा हमारे पास में कौन सा, पेंच, तो पेंच हो गया एमपी में, तो राइट आंसर लिख लो इसका ऑप्शन नंबर ए, ये कंफर्म है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, 4, 3, 1 और लास्ट में जो है 2। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 73 का ए आ जाएगा। 74th में आओ, अनुच्छेद लिखे हुए हैं और उनके सामने उनसे जुड़ी हुई बातें लिखी है, कंटेंट लिखा है। चलो मैं सीधे अनुच्छेद खोलता हूँ। अनुच्छेद 54 में इलेक्शन और प्रेसिडेंट है, हाँ इलेक्शन में भी पता क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या निर्वाचक गण है कि कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। 3 ही लाइन याद रखनी है, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित, मनोनीत नहीं, सिर्फ निर्वाचित। ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। और ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो दिल्ली और पुडुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये पहला कथन सही है, पहले का 1 ठीक है। आर्टिकल 75 में अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अनुच्छेद 75 क्लॉज ए, इसमें है जी ये बात, कॉलर है आप ले लीजिए, है ना, ठीक है। तो अनुच्छेद 75(1) में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम और उनके अन्य मंत्रियों का अपॉइंटमेंट, ये भी सही है। तीसरे में क्या है, 55 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ये कथन भी सही है, बिल्कुल सही है। 164 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये कथन भी क्या है, बिल्कुल, एक सेकंड, 2 लाइन एक साथ कैसे आ गई, गड़बड़ हो गया, मतलब गड़बड़ नहीं हुआ, टाइप गलत कर दिया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर नहीं आना चाहिए ना, ये 2 बार आ गई ये वाली लाइन, तो ये गलत है, ये वाला सही है। 164 में अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल, ये चौथा ही है, वो मिस टाइप हो रखा है, यानी कि इसका राइट आंसर 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर 1 ही बन रहा है। रही बात जो ये वाली लाइन लिखी है ना, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये अनुच्छेद 170 है, ये अनुच्छेद 170 के भीतर लिखा हुआ है, और 170 हमारे ऑप्शंस में कहीं है नहीं, तो राइट आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड 4। राइट आंसर 1, 2, 3, 4। 2 फेमस म्यूजिशियन तानसेन एंड बेजू बावरा, अगर मुझे बेजू बावरा भी नहीं आता तो मैंने समझ लिया ना कि हमसे तानसेन पूछ लिया, तो तानसेन किस में था, खुद सोचो किसके समय था तानसेन, 9 रत्नों में से एक कौन था, तानसेन था, तो तानसेन मतलब अकबर सही है, तानसेन में अकबर सही है। तो अब चाहे मुझे बेजू बावरा पता होता या नहीं भी होता, मुझे तानसेन पता है कि तानसेन अकबर के समय में था। अच्छा, तानसेन का टाइटल क्या था, क्या बोलते थे तानसेन को, कंठ भरण वाणी विलास, जिसके कंठ में वाणी भरी है, मिठास भरी है, तो कंठ भरण वाणी विलास कौन है, वो भी कौन है, दैट इज अकबर है। और बेजू बावरा, इसका आपको ओरिजिनल नाम या रियल नाम पता है क्या था, इसको बैजनाथ मिश्र कहते थे। कौन था ये बेजू बावरा, ये बैजनाथ मिश्र था। और अकबर के दरबार में आने से पहले ही ये ध्रुपद गायन शैली में, गायन के अलग अलग शैलियां होती है ना, ध्रुपद गायन आता है, उसमें जो है ऑलरेडी जो है ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबार में रह चुका था, साथ में गुजरात के शासक बहादुर शाह के दरबार में भी रहा था, और ध्रुपद गायन शैली का उस्ताद व्यक्ति हुआ करता था कौन, बैजनाथ मिश्र। तो ये राजा मानसिंह के दरबार में, बहादुर शाह के दरबार में और अकबर के दरबार में, 3 दरबारों में रहा था। अब यहाँ पर बहादुर शाह ये वाला नहीं, ये बहादुर शाह मुगल है, मैंने गुजरात के बहादुर शाह की बात की थी, वो ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी अकबर आ जाएगा। 76 पे आओ, थोड़ा और जल्दी बढ़ते हैं आगे। वेहिंद का युद्ध कब हुआ था, द बैटल ऑफ वेहिंद, इजी है, द बैटल ऑफ वेहिंद, वेहिंद का युद्ध लड़ा गया था, देखो ये वाली डेट है, और ये लड़ा गया था वर्ष 1008-9 में आनंद पाल के बीच में। तो ये मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल, कंफर्म्ड है, 110% लिख लो, है ना। पहला आक्रमण जिसके खिलाफ था, अब बताओ पहला आक्रमण किसके खिलाफ था, महमूद गजनवी का, हाँ जी, जयपाल के खिलाफ था, और उसी जयपाल का बेटा कौन था, आनंद पाल था। तो ये आनंद पाल के खिलाफ जो लड़ा था उसी को वेहिंद का युद्ध कहते हैं। वेहिंद के युद्ध की जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है ना, तो ऑप्शन नंबर ए लिख लेना इसका।
कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही बात है। कुषाणों का जो व्यापार था वो फारस की खाड़ी और लाल सागर यहाँ से होता था। सिल्क रूट पर ऐसे थोड़े ना कनिष्क ने अपना नियंत्रण करा था। दूसरा, इनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। क्या इनके पास में नेवी थी बिल्कुल थी कुषाणों के पास में नेवी, वरना वो सिल्क रूट को, समुद्र से जाने वाले रास्तों को, ये फारस की खाड़ी लाल सागर के वो क्या करते अगर उनकी सेना नहीं होती, नेवी नहीं होती, तो ये भी थी। तो बोथ आर करेक्ट, यानी कि ए ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ये भी सही है ना। तो व्याख्या जो है करता है, ऑप्शन ए लिख लेना 77 का। 78 पे आऊंगे मेरे प्यारे साथियों। ये तो अभी अभी इजीली हमने पढ़ा था, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सवाल है और तमिल साहित्यों से जुड़ा हुआ सवाल है। तोल्कापियम एक बुक है, इसको लिखने वाला राइटर कौन है? तोल्कापियर है, सही सत्य जवाब है। शिलप्पाधिकरण ये किसने लिखे? एलैंगो एडिगल। कितनी बार बोलूं? शिलप्पाधिकरण में किसकी कहानी है? कर्णगी और कोवलन की कहानी है, जिनके बीच में माधवी नाम की कन्या आ जाती है। एक हस्बैंड वाइफ है, कौन? माधवी और कर्णगी और कोवलन, और उनके बीच में एक वैश्य कन्या, एक नर्तकी का जो है रोल आता है, जो है माधवी। ये कहानी किसने लिखी है? एलैंगो एडिगल। और एलैंगो एडिगल कौन था? ये चेर राजा सैन गुट्टवन का भाई था। और सैन गुट्टवन को आप जानते किस नाम से जानते थे? रेड चेर, भला चेहरा उसको कहते थे। कर्णगी पूजा की शुरुआत भी सैन गुट्टवन ने करी थी, चेर राजा था। फिर उसके बाद आती है मणिमेखलाई शीतलाई सत्यनारायण ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जीवक चिंतामणि थिरु तक देवर ने लिखा है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर 1 2 3 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, 1 2 3 4। ये तमिल साहित्यों के नाम है। ऐसे तमिल साहित्य में आता है इथुतुगई, पदिनेन कीन कणकु, पत्तुत, ये सब जो है तमिल साहित्यों के नाम आते हैं। तो इसलिए थोड़ा डरना कम और काम ज्यादा। चलिए नेक्स्ट आओ। एक तरफ लिखे हैं रिबेलियन, दूसरी तरफ लिखे हैं जी उनके लीडर्स के नाम। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धू और कान्हू थे 1855 में, सही बोलना, कोई गलत नहीं बोलेगा। पहले का राइट आंसर एक ही है, समझो, होल्ड ऑन। मुंडा रिबेलियन 1899 से 1900 के बीच चला। बिरसा मुंडा, जिनको धरती अब्बा कहते थे, इन्होंने इसको चलाया, ये भी सही है। तो 1 का 1 2 का 2 आंसर मिल गया। ताना भगत आंदोलन में जो है जतरा उरांव है ना, इसको जतरा भगत लिखा है, एक ही है, जतरा उरांव, यानी कि जिसको जतरा भगत भी कहते हैं, ये सही जवाब है बिल्कुल। और ये जो है 1914-15 का था, ये भी ठीक है। और रंपा रिवेलियन का दूसरा फेज बता रखा है इन्होंने, 1922 से 1924, अल्लूरी सीताराम राजू, ये भी सही है। जबकि इससे पहले भी रंपा रिवेलियन ऑलरेडी हो चुका था, तस्मान डोरा इनके नेतृत्व में। तस्मान था, डोरा था और एक और था, मैं नाम भूल रहा हूं शायद। इन 3 लोगों ने इससे पहले भी किया था। देखना कोई गेट पे चेक करो बेटा, इतना आलस फैलाओगे बताओ? है कोई गेट? नहीं, ठीक, चलिए, हवा से शायद दरवाजा बज रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो रंपा रिवेलियन जो है वो कौन है? अल्लूरी सीताराम राजू। इससे पहले तस्मान था, डोरा था, और एक और नाम बोल रहा हूँ, आएगा भी, याद आएगा, डोंट वरी। तो उन्होंने भी रंपा रिवेलियन स्टार्ट किया था, लेकिन ये सेकंड फेज है, तो 1 2 3 4 इसका सही जवाब है। 80th क्वेश्चन पे आओ साथियों। द फंडामेंटल वीकनेस ऑफ द अर्ली नेशनल मूवमेंट्स वाज इट्स लिमिटेड सोशल बेस। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलनों की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ठीक है। इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये भी सही है, इसलिए जो है फेलियर हुआ। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ 80th क्वेश्चन। 90th पे आओ, अब देखो तो, सॉरी 81st पे आओ, थोड़ा करंट अफेयर। द इनकम टैक्स बिल 2025 विल रिप्लेस विच erstwhile एक्ट। पहले का कोई ऐसा एक्ट था जिसको ये रिप्लेस कर रहा है? एनीवन? नहीं, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, 5-7 दिन पहले की न्यूज है। राइट आंसर लिखना ऑप्शन नंबर डायरेक्ट टैक्स कोड 2010, वेल्थ टैक्स कोड 1957, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड टैक्सेशन लॉज एक्ट 1980। एनी आइडिया क्या होना चाहिए? आई थिंक इसका राइट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। राइट आंसर इसका क्या लिख लेना? ऑप्शन नंबर सी लिख लेना, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है, ये अभी निर्मला सीतारामन जी ने घोषणा की और उन्होंने कहा कि हम एक नया जो है एक्ट या नया लॉ जो है लाने वाले हैं, और इस नए लॉ को 1 अप्रैल 2026 से क्या कर दिया जाएगा? पूरे लोगों के बीच में जो है लागू कर दिया जाएगा, या इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। और इसमें जो है कोई भी हम नई करदर नहीं लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स की जो डेफिनेशंस होते हैं ना, जो परिभाषाएं होती हैं, उन परिभाषाओं को हम लोग जो है सही करने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं एक्चुअली सी और डी में, बस स्टिल मैं सी की तरफ जाऊंगा, एक बार प्लीज रीचेक कर लेना और मुझे ऑनलाइन वाले कमेंट कर देना, है ना।
तो एक दो क्वेश्चन पे डाउट हो सकता है, मुझे भी हो सके, लेकिन आई गेस मैक्सिमम मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसका राइट आंसर आना चाहिए। अभी रिसेंट एक अनाउंसमेंट आई थी, भारत अगस्त 2025 में बांग्लादेश से भूमि मार्ग से जूट के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। अब कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश से प्रतिबंधित जूट उत्पादों के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु है? अभी हमने एक पोर्ट को बंद कर दिया, एक रास्ते को बंद कर दिया, अब एक ही बचा हमारे पास में, वो कौन सा होगा? हल्दिया है, पारादीप है, कोलकाता है या न्यावा सेवा है? दूसरी बात, अगर बांग्लादेश की बात चल रही तो आप किसके आसपास रहोगे? बांग्लादेश की बात चल रही तो किसके आसपास रहोगे, सोचो। या तो वेस्ट बंगाल के आसपास रहोगे, लेकिन इसमें ये सच्चाई नहीं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यावा सेवा। और न्यावा सेवा का एक और नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहां पर है? महाराष्ट्र में है, मुंबई में है ना, तो महाराष्ट्र में है, तो राइट आंसर इसका डी लिख लेना। चलो आपसे यूं पूछता हूं, हल्दिया पोर्ट कहां पर है? हल्दिया ये है पश्चिम बंगाल में। कहां पर है हल्दिया? वेस्ट बंगाल में। पारादीप कहां पर है? पारादीप नो आइडिया, बहुत बढ़िया, ओडिशा में है। और कोलकाता तो के नाम से कोलकाता, तो क्या ही पूछूंगा, राइट आंसर डी लिख लेना। नम्रता बत्रा 2024 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची हैं? बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, रेसलिंग या वुशु? वुशु, ये वुशु नहीं है, ये वुशु है। वुशु क्या है? अपने आप में एक मार्शल आर्ट है, जैसे कुंफू होता है ना, वैसे मार्शल आर्ट में वुशु आता है। और राइट आंसर भी इसका वुशु है, ऑप्शन नंबर सी है, जूडो नहीं। वुशु इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या लिख लेना इसका? सी लिख लेना। At which event in 2025 Australia will formally recognize the state of Palestine? 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला है? G20 नो। 80th यूएन जीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, या फिर कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग, या फिर आसियान समिट? राइट आंसर एनी गेस? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसका भी सुन लो, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है ये यूएन की एक असेंबली है। आप सब इस बात को जानते हैं भाई, यूएन के जो है अंतर्गत काम करने वाले इसके नाम के आगे यूएन लगा हुआ है। अब इसकी जो है बैठक होने वाली है 9 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक। अभी अगस्त चल रहा है ना, तो इसके जस्ट अगले महीने में सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो 9 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक जो है मीटिंग होने वाली है, यूएन जी की जो है मीटिंग होने वाली है। और मीटिंग जो है, जब इसकी मीटिंग होगी तो उसमें शायद ये निर्णय लिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को क्या कर देगा, यहाँ पर अपना समर्थन दे देगा। रही बात यहाँ पर कि ये यूएनजीए कब बना था, तो यूएनजीए का गठन हुआ था 1945 में, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये यूएन की पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ये याद रखना। पॉलिसी मेकिंग बॉडी कौन है? ये यूएनजी। अच्छा, G20 का नाम सुना है? बताओ G20 का गठन कब हुआ था? 1999, 26 सितंबर 1999 को क्या बना था? G20 बना था। और G20 जो है, आप लोग बस यूं समझ लो, इसमें टोटल कितने देश हैं? अब नाम में G20 लिखा है तो 20 देश हैं, कंफर्म। अब एक और बढ़िया है, अफ्रीकन यूनियन। तो 19 पहले देश है, एक था EU यूरोपियन यूनियन 20, और एक और नया जुड़ गया अफ्रीकन यूनियन 21। तो वर्तमान में इसमें 21 याद रखना, भारत भी इसका क्या है? सदस्य देश है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? राइट, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ आसियान एंड डोंट से? हमने नहीं सुना। बताओ आसियान का गठन कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को, 1967 को। 8 अगस्त 1967 को आपका क्या बना था? आसियान बना था। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? आसियान का हेडक्वार्टर बताओ बताओ। ये है जकार्ता में, जकार्ता है इंडोनेशिया में। आसियान में कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं आसियान में। आप लोग नहीं याद करते भाई, गलत बात है। और 10 देश की मैंने ट्रिक बता रखी है। ट्रिक क्या है? एमबीबीएस टीबी क्लिप, एमबीबीएस टीबी क्लिप, ऐसे याद रख लो ना, क्या दिक्कत है? एमबीबीएस टीबी क्लिप कैसे? देखो, एम मतलब सोचो आपकी नजर में क्या है? मलेशिया है, म्यांमार है, तो क्या लगता है आपको कौन हो सकता है? मलेशिया है। एम मतलब मलेशिया, बी मतलब ब्रुनई, बी मतलब बर्मा, बर्मा को मतलब म्यांमार कह सकते हो। एस मतलब सिंगापुर। लिखना है तो बता देना, ये मलेशिया है, ये जो है आपका बर्मा है, ये बी जो है आपका ब्रुनई है, एस मतलब आपका सिंगापुर है, टी का मतलब यहाँ पर थाईलैंड से है, वी का मतलब यहाँ पर वियतनाम से है, सी का मतलब यहाँ पर कंबोडिया से है, एल का मतलब यहाँ पर लाओस से है, आई का मतलब इंडोनेशिया है, जहां इसका हेडक्वार्टर भी है इंडोनेशिया,
और पी का मतलब है फिलिस्तीन, फिलीपींस, फिलीपींस है, फिलिस्तीन मत कहना, ये है फिलीपींस। तो बस वो तो गए 10 हमारे पास में हो गए, 2 इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज है, वो अभी लिखने की जरूरत है नहीं। तो इसमें 10 जो है क्या है, राज्य है, ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी आसियान के भीतर, है ना। चलिए डन कर दें इसको, लिख लो अगर लिख लो। तो एमबीबीएस टीवी क्लिप, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है याद करने का। वी का मतलब वियतनाम, सी का मतलब कंबोडिया, एल का मतलब लाओस, आई का मतलब इंडोनेशिया, और पी का मतलब फिलीपींस, है ना। हो गया डन। चलो बस 3-4 क्वेश्चंस और हैं, फटाफट जीएस के आगे बढ़ते हैं। द मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 पास्ड बाय पार्लियामेंट इन अगस्त 2025 विल रिप्लेस विच एक्ट। अभी हाल ही में अगस्त में जो 2025 में संसद ने पास किया मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024, अब वो किसका जो है स्थान लेने वाले। मर्चेंट नेवी एक्ट 1962, इंडियन शिपिंग एक्ट 1947, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 या मैरीटाइम पासपोर्ट एक्ट 1970। अगर कोई आइडिया है तो बताएंगे, और अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रो कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल करते हैं। इसका राइट आंसर है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, यानी कि NIU। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना। 86B। 87, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLD। TLD की फुल फॉर्म क्या है, ये है टॉप लेवल डोमेन। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना, टॉप लेवल डोमेन जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका राइट आंसर बी लिख लेना। 88, वर्क स्टेशन जिस मीडियम से सूचना के प्रसार के लिए नॉर्मल चैलेंज का उपयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो, डरो मत। एक्सेस मेथड, ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना, ऑप्शन नंबर बी। 89 का राइट आंसर बताओ। CSMA-CD एक प्रकार का एक्सेस मेथड है, इसका फुल फॉर्म क्या है। एनी गेस? तो इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राइट। चलिए 90th पे आओ। कौन सा बाउंडेड मीडिया के एग्जाम्पल है, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। कोएक्सियल केबल, वेब गाइड, फाइबर ऑप्टिक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब चलो थोड़ा रीजनिंग वाला पार्ट कर लेते हैं, आप लोगों की जानकारी के मुताबिक इसको हम लोग देख लेते हैं। चल, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इजी है, देखो कुछ मत करो, पहले डिजिट भूल जाओ, हर बार जरूरी नहीं पहले डिजिट का ही लॉजिक काम आएगा, हमें यहां भी लॉजिक देखना है। 6 गुणा 2 कितने होते हैं, 12। 29 गुणा 2 कितने होते हैं, गुणा 2 करो इसमें, गुणा 2 29 2 58, 30 2 60, तो 2 घटा दो ना। तो ऐसे ही 11 गुणा 2 22, आंसर 11 था इसका। ये इजीएस्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसको लिख लेना, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहां जरा मजेदार सवाल आ गया 90 सेकंड का, 32, 34, देन नेक्स्ट, देन 212, फिर 850 और फिर जो है 4252। क्या लॉजिक काम आएगा, कुछ नहीं करना। देखो इसमें आपने करना क्या है, 32 गुणा 1 प्लस 2, 32 से कम 32 प्लस 2 कितना हो गया, 34। क्लियर है, कितना किया, मल्टीप्लाई 1 किया। यहां रुको, अब यहां आप क्या करो, 34 गुणा 2, अब यहां हमने गुणा 1 किया था, गुणा 2 करना है, प्लस 2, तो 34 दूनी कितने होते हैं, 34 दूनी कितने होते हैं, 68 पक्का, प्लस 2 करो कितने आएंगे, 70 आएंगे। तो यानी यहां क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, 70, ऑप्शन में है 70, 70 लिख लो। अभी और प्रूव करना है और आगे बढ़ लो, कैसे, 70 गुणा 3 प्लस 2 कर लो, फिर 70 गुणा 3 प्लस 2 कर लो, आपका ये निकल आएगा। ऐसे ही आप जो है आगे चलकर क्या करोगे, देखो 70 आ गया था ना, 212 गुणा 4 प्लस 2 कर दोगे, ये आ जाएगा। फिर आप जो है 850 गुणा 5 प्लस 2 करोगे तो आपका ये डिजिट आ जाएगा। तो ये लॉजिक यहाँ पर ये वाला काम करेगा और आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं अभी यहां तक बता रहा हूँ, जब हमने आंसर चेक करना था, आगे के आंसर तो आप लोग स्वयं चेक कर लोगे। बस 2-4 मिनट हो रहे हैं ना, घर से फोन आ रहे हैं। चलो इसको बताओ कौन सा सही सीक्वेंस बनेगा। सबसे पहले संस्कृति, फिर पंथ, फिर खेती, फिर कामदेव, लास्ट में जीरा।
क्या इसका राइट आंसर आपके अकॉर्डिंगली आना चाहिए? सबसे पहले कल्ट यानी कि ऑप्शन नंबर 2, फिर जो है खेती कल्टीवेट, कल्टीवेट है ना ऑप्शन नंबर 3, फिर आ जाएगा कल्चर। आप संस्कृत करो सॉरी, आप जो है इनको किस सीक्वेंस में लगा रहे हो? अल्फाबेटिक सीक्वेंस में। तो सबसे पहले अल्फाबेटिक में क्या आ रहा है? CULT कल्ट, है ना, ये है। उसके बाद में क्या आया? दूसरा आया तीसरा यानी कि कल्टीवेटिव, कल्टीवेट। फिर उसके बाद आया पहला यानी कि कल्चर, फिर आया क्यूमिन, और लास्ट में आया क्या हमारे पास में? क्यूपिड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको मार्क कर लेना 93rd का। सीक्वेंस में लगाना है अल्फाबेटिकली। स्टेटमेंट ऑल बेट्स आर टेबल्स, ऑल कोर्ट्स आर टेबल्स, ऑल टेबल्स आर टेप्स। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? ऑल कोर्ट्स आर टेप्स, सम टेप्स आर बेड्स एंड सम टेप्स आर कोर्ट्स। बनाओ इसको जल्दी से, कैसे बनेगा? क्या निकला आपका आंसर? आप अपने आंसर को बताओ पहले। 94 का राइट आंसर क्या निकल रहा है? आंसर दीजिए भाई, कुछ तो आप लोगों ने गेस किया होगा। ऑप्शन नंबर 95 पे आओ। इसकी सही स्थिति बताओ क्या आएगा? ये तो मेरे ख्याल से इजी है ना, इसको ड्रॉ ऐसे ही कर लो ना। देखो पहले हम लोग 513 लिख लेते हैं, फिर हम लोग जो है इसमें किस में आते हैं? 524, इसमें 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, बचा 1 6। तो राइट आंसर इसका सी ही आना है, चाहे कुछ भी कर लो आप लोग। 95 का ऑप्शन सी आएगा, 6 आएगा। 96 स्टेटमेंट है ऑल वेल्स आर कैनाल, सभी कुएं नहर हैं। ऑल कैनाल्स आर रिवर, सभी नहरें नदियां। अब कंक्लूजन में क्या है? कुछ नहर कुएं हैं या कुछ नदियां जो है कुएं हैं। क्या राइट आंसर आपको लगता है कि 96 का राइट आंसर क्या आना चाहिए? द राइट आंसर ऑफ 96 बताओ, सोचो, चेक करो भाई जल्दी से, समय हो रहा है, बाहर खड़े हैं क्या बच्चे? क्या पूछ रहा है इसमें? देखो कुछ नहरें कुएं हैं, कुछ नहरें कुएं हैं, और कह रहे कुछ नदियां कुएं हैं। तो भाई कुछ नदियां कुएं हैं, तो इसमें मुझे थोड़ा सा ऑप्शंस में गड़बड़ लग रही है। इसको क्वेश्चन मार्क छोड़ देना प्लीज अभी, 96 को क्वेश्चन मार्क छोड़ देना, इसको अभी रहने देना 96 वाला। 97 में आओ, मेरा इमेज के हिसाब से कौन सा सही आ रहा है? 97 ऑप्शन नंबर सी लिख लेना, इसका सही आएगा ऑप्शन नंबर सी। 98 पे आओ। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। अध्ययन क्या करना है? ठीक है, अब आपने क्या बोलना है? आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कितने पेंटर ना तो डॉक्टर और ना ही खिलाड़ी? तो भाई देखो, डॉक्टर्स के लिए आपने सर्कल दे दिया, पेंटर्स के लिए आपने ट्रायंगल दे दिया, और प्लेयर्स के लिए आपने रेक्टेंगल्स दे दिया। अब हमने ये देखना कि ना तो वो पेंटर है और ना ही वो डॉक्टर है। तो पेंटर के लिए क्या आया था हमारे पास में? ना तो वो क्या दे रहा है? कितने पेंटर, अच्छा कितने पेंटर, ना तो डॉक्टर है ना ही खिलाड़ी, मतलब पेंटर है लेकिन डॉक्टर और खिलाड़ी नहीं। अब जरा 9 को देखो, 9 पेंटर है, हाँ है, क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर है। लेकिन क्या ये प्लेयर है? नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं है। और ना ही वो डॉक्टर है, क्यों? क्योंकि वो सर्कल के भीतर भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर 9 आना चाहिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आना चाहिए। और अंतिम ऑप्शन की बात, सॉरी 2 और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर हमारे पास में आ रहा है कि यदि ए डिनोट्स, हिंदी में पढ़ ले, यदि ए का अर्थ जोड़ है ना, यानी कि 82 प्लस कर लो 126, ठीक है। अब देखो बी का अर्थ गुणा है, गुणा कर लो कितना? 16। सी का अर्थ घटाव है ना, अभी रुक जाओ। और डी का अर्थ भाग है, तो पहले डी है ना, तो पहले डिवाइड कर लीजिए 112, और फिर क्या था? सी का अर्थ क्या था? घटाना था 73, यानी कि ये बन रहा है ना, चेक कर लो एक बार, यही बन रहा है या कुछ और आ रहा है? सिर्फ इसका सीक्वेंस एक बार चेक करो, 82 प्लस 126 गुणा 16 डिवाइडेड बाई 112 माइनस 73। तो इसका क्या राइट आंसर आएगा? नहीं समझ में आया? सुनो, इसको आप क्या करो, जैसे आपने किया 82, अब 82 में आपने क्या जोड़ना है? 126 गुणा 16, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? सॉरी डिवाइड करना है किससे? 112 से, यही लिखा आपने। तो आप क्या कीजिए, 16 कम 16, अब 16 का पहाड़ा तो सभी को आता होगा, 16 गुणा 7 करो कितना होता है? सोचो सोचो,
तो आप अगर इसको 7 से क्रॉस करोगे तो ये कितना आएगा, ये 7 आएगा, और आगे की जो डिजिट है वो सेम रख लो, यानी कि -73 अपनी जगह सेम रहेगा। यहां तक क्लियर है? रुको जरा, यहां पर 82 प्लस 126 ये तो सेम ही था ना, है ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इस 126 को डिवाइड कर देना चाहिए 7 से, क्योंकि 126 गुणा 126 ये सेम ही रहेगा, ये -73 अपनी जगह सेम है ना। रुक जाना जरा, अब 7 से आप 126 को काटो, कितने गुणा कितने सतह 126, अरे भूल गए ना, 18 सतह, कितने सतह आते हैं 18, ये आ गया 18, यानी हमारे पास फाइनल क्या प्रोडक्ट बच रहा है, ये बच रहा है 18 बच रहा है, और 73 जो है आपका माइनस में ये बच रहा है। यहां तक क्लियर है? जोड़ दो, 82 और 18 कितने होते हैं, 100 होते हैं, -73 कर दो, तो 100 में से 73 करोगे माइनस, तो हमारे पास में कितना बचेगा, हमारे पास में बचेगा 27, और राइट आंसर भी इसका क्या आना चाहिए था, 27 आना चाहिए था। थोड़ा सा लगाना है, अब मैंने कहा ना अगर मैं ही सारे लॉजिक लगाता फिरूंगा तो भाई समय इतना नहीं मिलेगा कि आप लोग जो है मुझे यहाँ पर मौका दो कि आप ही करते रहो, तो आप लोग स्वयं से भी थोड़ा सा काम कर लो इसके लिए। लास्ट क्वेश्चन आओ, 100th क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, घबराना। 6 दोस्त एक गोल घेरे में इसके केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हुए हैं। धीरज प्रमोद और पार्थिव के बीच में बैठा हुआ है, प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में बैठा हुआ है। प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, लाया प्रमोद के बाईं और बगल में है, तो पार्थिव के बाईं और बगल में कौन बैठा होगा। बनाया इसका आपने कुछ सर्कल, कुछ तो आपने प्रयास किया होगा कि कैसे बनाया जाए, और थोड़ा धीरज से करना और आराम से करना। नहीं बना लो ना, क्या दिक्कत है, अब यहाँ पे जगह ही कम छूट गई। एक सर्कल बनाओ पहले, और एक सर्कल में जो जो चीजें वो आपसे पूछ रहा है वो कर लो। जैसे पहली लाइन क्या पूछा उसने कि धीरज प्रमोद और पार्थिव के बीच में बैठा हुआ है। आप कहीं पर भी जो है क्या कर दो, प्रमोद और पार्थिव का नाम लिख लो। लेट करता हूं मैंने यहां पर लिखा प्रमोद, और यहां पर मैंने लेट किया, ये लिखा मैंने पार्थिव। अब इनके बीच में कौन बैठा हुआ है जी, धीरज था या धीरव, धीरज था ना, तो इसके बीच में क्या लिख लिया आप, धीरज लिख लीजिए। यहां तक हो गया, आगे पढ़ते हैं। प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में बैठा हुआ। अब मैं कहीं पर भी क्या करता हूँ, लाया और मुकुंद मेंशन कर लेता हूँ। लेट कीजिए, मैंने यहाँ पर लाया लिखा, यहाँ पर मैंने मुकुंद लिखा। अब इनके बीच में कौन बैठा है जी, यहाँ पर बैठा है प्रियांशु, ये मैंने किया, राइट। आगे पढ़े इसको। प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे हैं, देखते हैं जरा। प्रमोद और मुकुंद हो गया ना, ये एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्लियर आ रहा है। लाया प्रमोद के बाईं ओर है, लाया जो है ये प्रमोद के बाईं ओर है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, ठीक है। और बगल बाईं ओर और बगल में, ठीक है, बगल में भी हो गया, बाईं ओर भी हो गया। पार्थिव के बाईं और बगल में कौन है, ये पार्थिव है, इसका बायां आगे चलो धीरज होगा, और जस्ट बगल में है, तो राइट आंसर मेरे मुताबिक इसका ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। बाकी आप लोग जानो भाई, आप लोग करो इसको सॉल्व, तो राइट आंसर ए आना चाहिए, है ना। इसमें एक क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है 96 वाला आई गेस, तो उसको रीचेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतनी ही रखते हैं बातें, बाकी की बातें कल करेंगे, कल मिलते हैं। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए आराम से और काम करते रहिए।